हेलो एवरीवन। हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड पीआईक्यू कर रहे थे, उस पर पहला लेक्चर ले चुके हैं। उसमें से अभी तक लगभग 20-22 क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नेचुरल नंबर है। ओके, पी एंड क्यू। ठीक है, सच दैट पी इज़ प्राइम एंड क्यू इज़ कंपोजिट। तो पी जो है वो प्राइम है। ओके, प्राइम क्या क्या होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह करके होगा। ठीक है, एंड क्यू जो है वो कंपोजिट है। कंपोजिट में क्या आ जाएगा, 4, 6, 8, 9, 10 ये सब नंबर आएंगे। ठीक है, अब बोला है 3-4 स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है पी एंड क्यू कैन बी मतलब कोई एक भी हो जाए तो चलेगा। पी एंड क्यू कैन बी ऑड नंबर। तो दो नंबर का मल्टीप्लाई ऑड नंबर कब होगा, जब दोनों का दोनों ऑड नंबर हो। ठीक है, तो हो सकता है पी भी ऑड नंबर हो सकता है और क्यू में भी ऑड नंबर हो सकता है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर आ जाएगा, मतलब ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यू बाई पी। ओके, क्यू बाई पी कैन बी प्राइम नंबर। ओके, क्यू बाई पी प्राइम नंबर है। क्यू इधर जैसे ओके यहाँ कुछ भी उठाएं, जैसे मान लो कि 6 को उठा लिए और पी में से कोई भी उठा लिए, जैसे 3 को उठा लिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2। 2 क्या है, प्राइम नंबर, मतलब हो सकता है क्यू बाई पी प्राइम नंबर, तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है पी प्लस क्यू कैन बी प्राइम नंबर। यहाँ से एक उठाना है, यहाँ से एक उठाना है। अब ये दोनों नंबर का सम जो है वो प्राइम होना चाहिए। तो कोई एक, कम से कम एक ऐसा फाइंड कर लो तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ से मिल सकता है, जैसे पी प्लस क्यू ना, पी प्लस क्यू प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके, ये देखिए 5 और 8, 5 प्लस 8 कितना होता है, 13, और 13 क्या है, प्राइम नंबर, मतलब ये भी हो सकता है। तो तीनों सही है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग 23 में चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, देयर आर 4 लेटर एंड 4 इन्वेलप। ठीक है, एंड एग्जैक्टली 1 लेटर इज टू बी पुट इन एग्जैक्टली 1 एनवेलप। अच्छा, ये क्वेश्चन किसका है, पीएनसी का है। ओके, पीएनसी का है, स्टेटमेंट बेस्ड में दे दिया है। तो स्टेटमेंट बेस्ड में किसी का भी दे सकता है, बस स्टेटमेंट टाइप का रहेगा। एक तो इस टाइप का रहता है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा टाइप है कि क्वेश्चन दिया रहता है, कौन सा स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। यही 2 टाइप का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये दूसरा टाइप है। ठीक है, 4 लेटर एंड 4 इन्वेलप एंड एग्जैक्टली 1 लेटर टू बी पुट इन एग्जैक्टली 1 इन्वेलप विद करेक्ट एड्रेस। ठीक है, इफ द लेटर आर रैंडमली इंसर्टेड इनटू द एनवेलप देन द कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन जो है पीएनसी का अगर नॉलेज नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अगर नॉलेज है तभी हो जाएगा। वहाँ पे कौन सा जगह है, ये कौन सा टॉपिक का है, डी अरेंजमेंट। ठीक है, डी अरेंजमेंट ये ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में। ठीक है, डी अरेंजमेंट नाम का शायद लास्ट लेक्चर होगा, उस पर जाके देख सकते हो अगर नहीं पता है तो किसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू ए इनकरेक्ट एनवेलप। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। मान लो जैसे 3 लेटर है, ओके, और 3 इन्वेलप, 3 लेटर बॉक्स है, 3 इन्वेलप है। इस तरह से सबको करेक्ट में जाना है। करेक्ट जाने के लिए एक ही तरीका होगा, सब अपने अपने एड्रेस में चल जाए। ठीक है, अब बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल है क्या, एग्जैक्टली 1 लेटर गोज टू इनकरेक्ट एनवेलप। ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मान लो कि एक कोई गलत में चल गया। ठीक है, ये वाला मान लो यहाँ चल गया। ठीक है, अब यहाँ तो एक ही इन्वेलप आ सकता है, इन्वेलप में एक ही लेटर आ सकता है। तो इसका वाला जो सही वाला है, जैसे ये वाला, ये कहाँ जाएगा, ये तो इस पर जा ही नहीं सकता। तो इसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। मतलब एक इन्वेलप और एक लेटर दोनों गलत में हो ही नहीं सकता, कम से कम 2 तो होगा कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाए। ठीक है, बाकी सब कुछ सही चल जाए जितना भी और भी बचा हुआ है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर आर ओनली 6 वे इन विच ओनली 2 लेटर कैन गोज इनटू द करेक्ट एनवेलप। अब देखो, सबसे पहली बात कितना है, 4 लेटर है। ओके, 4 लेटर है, 4 इन्वेलप है। ओके, अब बोला है कि एग्जैक्टली 6 तरीका होगा कि ओनली 2 लेटर गोज इनटू द करेक्ट इन्वेलप। ठीक है, सबसे पहली बात कि कोई भी इन्वेलप है, कितना भी इन्वेलप है, ठीक है, कितना भी इन्वेलप है, उसको सही जगह पे जाने के लिए एक ही तरीका होगा। ओके, कि सबको एक जगह भेज दें। तो यहाँ पे बोला कि 2 लोगों को करेक्ट जगह पे भेजना है। ओके, 2 लेटर को करेक्ट जगह भेजना है। तो 2 लोग को करेक्ट जगह पे भेजना है, कौन सा 2, सबसे पहली बात। ओके,
तो 2 लेटर है तो 4 लेटर है अपने पास, 4 में से 2 लेटर को सही इन्वेलप में भेजना है, तो कौन सा सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 में से 2 को चूज करना पड़ेगा, तो 4C1। अब इसको बैठाने मतलब सही में बैठाने का एक ही तरीका होगा कि 2 लेटर को चूज कर लिए, ठीक है, अब 2 इन्वेलप है, ये दोनों जगह पे भेज दिए, तो एक ही तरीका होगा, तो इस इंटू 1 ये हो गया चूज करने का। अब बच गया 2, ठीक है, 2 लोग बच गया है, 2 इन्वेलप, अब दोनों को गलत जगह भेजना है, ठीक है, अब 2 लोग है मतलब 2 इन्वेलप है, दोनों को गलत जगह भेजना है, तो कितना तरीका से गलत जगह भेज सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली 2 ही लेटर बोला है कि करेक्ट जगह पे जाना चाहिए। तो अब 2 इन्वेलप है, ये इधर जा सकता है और ये इधर जा सकता है, और कोई तरीका होगा क्या गलत जगह पे जाने के लिए? नहीं, तो यहाँ भी एक ही तरीका होगा, ठीक है, इसको गलत जगह जाने के लिए, तो टोटल इतना ही आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3 / 2, जो कि कितना हो जाएगा 6, मतलब सही बोल रहा था ये, ठीक है। तो ऐसा 6 तरीका ही होगा कि एग्जैक्टली 2 लेटर करेक्ट जगह पे जाए और 2 लेटर जो बच गया वो गलत जगह पे जाए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट है देयर आर 5 पॉजिटिव इंटीजर P Q R S T आर इवन, ठीक है, 5 पॉजिटिव है, ध्यान रखना है सबका सब पॉजिटिव है, ओके, आर इवन है एंड 2 ऑफ देम आर, अच्छा सॉरी 3 ऑफ देम आर इवन एंड 2 जो है वो ऑड है, ठीक है। तो 5 पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें से 2 इवन है और 3 इवन है और 2 ऑड है, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये सब में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये सब ऐसे नंबर सिस्टम का है, सब नंबर सिस्टम में हम लोग जो PYQ किया है पिछले साल, उस पर सब कुछ ये सब कवर किया हुआ है, वहाँ भी हम लोग डिस्कस किए हुए, ठीक है। बट स्टेटमेंट बेस्ड कर रहे थे तो एक जगह पे ले आए ताकि दिख जाए कि कैसे वैरायटी है, ओके। और अगर पिछले बार नहीं देखे हो जाके तो उसको देख सकते हो, नंबर सिस्टम का जो PYQ अपलोडेड है, बहुत सारा लगभग 100 क्वेश्चन है उस पर, ठीक है। तो 4-5 PYQ का वीडियो है उस पर नंबर सिस्टम का, वो जाके देखो, बेहतरीन प्ले लिस्ट है। चलो यहाँ भी हम इसको कर लेते हैं। अब बोला है कि ये जो चीज़ें हैं ये डेफिनेटली इवन होना चाहिए, ऐसा है क्या ये देखना है हमको, ठीक है। तो P + Q + R, ओके, -S + T, ये चीज़ है, ये डेफिनेटली इवन होना चाहिए, ऐसा बोला हुआ है। तो सबसे पहली बात P Q R S T में से 2 जो है 3 इवन है और 2 ऑड है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का जो बेसिक वीडियो है उस पर बताए हुए हैं कि ये 2 नंबर है, ये एक नंबर कोई आएगा, ये एक नंबर आएगा, इसको बोला कि इवन होना चाहिए। तो ये इवन कब हो सकता है, 2 नंबर का डिफरेंस इवन कब हो सकता है, या तो ये इवन हो जाए और ये भी इवन हो जाए तभी हो सकता है, या तो ये ऑड हो जाए और ये भी ऑड हो जाए तभी हो सकता है, और कोई तरीका नहीं होगा। कोई एक इवन हो गया दूसरा ऑड हो गया तो दोनों का डिफरेंस जो है कभी भी इवन नहीं आएगा, ठीक है। से इवन का डिफरेंस इवन आ सकता है, ऑड का डिफरेंस जो है वही इवन आ सकता है, ठीक है। तो हमको ये 2 ही चीज़ अगर मिल रहा है तो ये काम हो जाएगा अपना, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि 3 इवन है और 2 ऑड है, तो कैसे रखो, कैसे भी रख सकते हो, P Q में से कोई भी इवन ऑड हो सकता है, तो ये हमेशा इवन आएगा क्या, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसको गलत करने के लिए कम से कम एक बार ऑड ले आओ, बस अपना काम हो जाएगा। सही करने में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे S और T, ये दोनों को अगर हम लोग ये दोनों को भी ऑड मान लें, ठीक है। अगर मान लो कि S और T ऑड हो गया, S और T ऑड हो गया अगर, ठीक है, तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन, ओके। तो ये इवन हो जाएगा, ठीक है। ऑड प्लस ऑड जो है ये इवन हो जाएगा, ओके। ये दोनों ऑड हो गया अगर मान लेते हैं, तो ऐसे करते हैं, ये दोनों ऑड है तो ये दोनों का सम इवन हो जाएगा। अब 2 ऑड हो गया, अब 3 इवन बच गया, तो ये सब तीनों इवन हो जाएगा। इवन का सम तो हमेशा इवन ही होता है, इवन माइनस इवन जो है वो इवन हो जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। अगर S और T दोनों में से ऑड हो गया तो अब मान लो कि एक ऑड हो गया और एक इवन हो गया, एक ऑड और एक इवन हो गया, ये S और T में से, ठीक है। तो ऑड प्लस इवन ये हमेशा क्या होगा, ऑड होगा, ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 3 चीज़ बच गया है, तो एक तो ऑड होना पड़ेगा और 2 इवन होना पड़ेगा, ठीक है, तभी 2 ऑड और 3 इवन हो पाएगा, ओके। तो अगर ऐसा हुआ तो ये इसका सम क्या होगा, 2 इवन का सम इवन होगा प्लस एक ऑड, तो ऑड और इवन हमेशा ऑड ही होगा, तो ऑड माइनस ऑड ये भी इवन हो जाएगा, तो ये भी चलेगा। अब मान लो कि ये दोनों ऑड हो गया, अगर ये दोनों ऑड हो गया, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। ये दोनों ऑड तो कर लिए थे, दोनों इवन हो गया, ये बच्चा हो, यही केस हो सकता है। दोनों इवन हो गया तो भी सम इवन होगा। अब 2 ऑड और एक इवन,
तो ये दोनों ऑड का सम करेंगे तो इवन आएगा, और ये प्लस इवन करेंगे तो इवन प्लस इवन इवन आएगा। तो ये ओवल और इवन हो गया, ये भी इवन हो गया, तो इवन माइनस इवन इवन ही होता है। मतलब कुछ भी कैसा भी कंडीशन ले लो, ठीक है, ये 3 ही केस बनेगा, ओके, कि ये हमेशा इवन ही आ रहा है, मतलब ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो नंबर दिया हुआ है डेफिनेटली ऑड, ठीक है, तो गलत करने की कोशिश करो, ओके, या जितना केसेस हो सकता है वो केसेस बनाओ। अब नेक्स्ट है 2p 2q 2r है, ठीक है, तो ये देखो इस सब में 2 लिखा हुआ है, तो इसको एक जगह ले आओ सबसे पहली बार, 2p प्लस r माइनस एस, ठीक है, और बच क्या गया q प्लस टी। अब क्वेश्चन ये कि 2 वाला क्यों साथ में ले आए, क्योंकि देखो यहाँ जो भी होगा ऑड हो या इवन हो, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये ओवरऑल हमेशा इवन होगा, ठीक है, कुछ भी ले लो ये हमेशा इवन होगा, ठीक है। अब हमको ये दोनों का सम, देखो ऑड बोला हुआ है तो इसका सम जो है ऑड आना पड़ेगा ऑलवेज, ये क्योंकि ऑलवेज इवन होगा तो ये ऑलवेज ऑड आना पड़ेगा, तभी ये ऑड बन पाएगा, ठीक है। तो ये अगर इवन हो गया, ये तो हमेशा इवन है, ये ऑलवेज इवन है, ठीक है, इसको ऑलवेज इवन, ये इवन हो गया तो ये तो फिर सॉरी ये क्या यहाँ ये इवन हो जाएगा, पर ये तो नहीं चाहिए हमको, ठीक है, ये हमेशा ऑड होना पड़ेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, पी और क्यू दोनों में से अगर एक भी ऑड हो गया, ठीक है, एक ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ठीक है, तो ये तो इसका सम ऑड होगा, लेकिन अगर मान लो कि ये दोनों इवन हो गए तो इसका सम तो इवन हो जाएगा, तो ये तो यहाँ तो कुछ भी लेंगे ये हमेशा इवन है, ये तो इवन भी आ रहा है ऑड भी आ रहा है, तो डेफिनेटली ऑड नहीं होगा, मतलब ये गलत है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, केवल 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइम नंबर p प्राइम है और c जो है वो कंपोजिट है, ठीक है। अब बोला है कि p प्लस c बाय p माइनस q कैन भी मतलब एक भी हो जाए, यहाँ डेफिनेटली था, डेफिनेटली मतलब ऑलवेज होना पड़ेगा, यहाँ कैन भी मतलब कम से कम एक चीज़ सेटिस्फाई कर गया तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, p प्लस c कोई भी प्राइम नंबर, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में प्राइम नंबर लिख लो ताकि दिखे हमको जल्दी जल्दी, प्राइम नंबर लिख लो, 2 3 2 को बोलना नहीं है, ये इसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 5 7 11 13 कम से कम इतना तक लिख लो, और कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 10 इतना तक लिख लो, उसके बाद अब स्टार्ट करो, ठीक है। तो p प्लस c और p डिवाइडेड बाई c कैन बी इवन। अच्छा, अब ये भी हम लोग कर चुके हैं कि ऑड बाय इवन ये क्या होगा, इवन बाय इवन ये क्या होगा, ठीक है, और इवन बाय ऑड ये क्या होगा, ओके। अच्छा, कैन भी बोला हुआ है, सबसे पहली बात कैन भी मतलब कम से कम एक भी सेटिस्फाई हो जाए, तो ये भी जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो उस पर पढ़ाए हुए हैं, ये कब क्या होता है, ये सम वाला इवन प्लस ऑड ऑड प्लस ऑड सब पढ़ाए, अगर नहीं जानते हो, अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो उसको उस वीडियो को जाकर देखो, फ्री में अपना चैनल में अपलोडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड बाय इवन, ठीक है, कोई भी ऑड नंबर है और डिवाइडेड बाय इवन, ये तो कभी भी मतलब इंटीजर आएगा ही नहीं, ठीक है, तो इसका तो कोई बात ही नहीं है इवन और ऑड का, ओके। अब इवन बाय ऑड है तो ये ऑड भी आ सकता है, देखो जैसे इवन बाय ऑड कोई भी इवन नंबर ले लो, जैसे 10 ले लिए, ठीक है, और ऑड नंबर अगर लेंगे, कोई ऑड नंबर लेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कि 3 ले लिए, तो क्या ये कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, लेकिन 5 लेंगे अगर तो कट जाएगा 2 में, ठीक है। अगर 7 ले लें तो फिर से नहीं कटेगा, ओके, ऐसा तो कट भी सकता है नहीं भी कट सकता है, ठीक है, बट अगर कटेगा तो वो हमेशा इवन आएगा, ये चीज़ अगर कटेगा तो इवन आएगा, यहाँ पे भी वही चीज़ है, इवन आ भी सकता नहीं भी आ सकता। तो सिंपल एक एग्जांपल लेके हम लोग देख लो और कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे p प्लस सी ये दोनों का सम, तो कोई एक एग्जांपल ले लो कि 2 प्लस 3 ले लिए, ठीक है, और नीचे में 2 माइनस 3, तो ये क्या इवन नंबर आ रहा है, ऊपर में जैसे 5 है और नीचे में 1 है, तो यहाँ तो नहीं आ रहा, तो कैन भी लिखा हुआ तो कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, p और c में कोई डिफरेंट भी नंबर ले सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही नंबर दोनों में लेना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ऐसा नंबर ले लिए 7 प्लस 3, तो ये तो 10 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में 7 ये प्राइम नंबर हो गया और ये तो 10 हो गया, ठीक है, इवन नंबर आना चाहिए ना, तो ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, इसको माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 16 और माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो एक कंपोजिट नंबर उठाना है, बस एक खोजना है, यही चीज़ दिक्कत है कि तुरंत मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन कैन भी है तो ज़्यादा चांस है होने का, हम लोग खोजते हैं कोई भी।
हाँ ये 10 हो गया, और 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 करेंगे तो 4, ठीक है नहीं हो रहा है। 7 प्लस 5 ये 12 हो जाएगा, ठीक है इसको तो नहीं हो रहा है। कोई और एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं। प्राइम नंबर 13 प्लस कंपोजिट, सबसे पहली बात 13 प्लस कंपोजिट में तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। प्राइम प्लस कंपोजिट, ये 2 ही हो सकता है यहाँ पे, तभी ऊपर में कोई इवन नंबर आएगा। अच्छा ऊपर में अगर ऑड हो गया तब तो बनेगा नहीं, तो ऊपर में इवन होना चाहिए, यहाँ से मिलेगा हम लोग को। ऊपर में इवन होना चाहिए तो प्राइम जो नंबर होगा ये 2 ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कंपोजिट नंबर है किसी इवन को ही ले लो। अच्छा 2 ही होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये अगर ये 5 है ये प्लस 9 ये तो इवन आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये 2 ले लिए और इसको कोई और ले लो, जैसे 8 ले लिए अगर हम, ठीक है, या 10 ले लिए, ओके। और नीचे में इसको अगर 6 लेंगे तो 8 होगा, ठीक है हाँ यहाँ मिल गया देखो। 2 प्लस 6 और 2 माइनस 6, ठीक है 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, और 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, -4। इसको काटेंगे तो 2 आएगा, और 2 इवन नंबर है तो कैन भी हो सकता है। वैसे भी नहीं मिल रहा था कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं टाइमिंग लगता है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है 2p प्लस सी कैन बी ऑड। अच्छा 2 नंबर का सम ऑड, मतलब दोनों को ऑड होना पड़ेगा, सॉरी दोनों का ऑड नहीं, एक को ऑड और एक को इवन होना पड़ेगा, ठीक है, एक को ऑड और एक को इवन। तो यहाँ से ध्यान देखो 2 इंटू क्या हुआ है, 2 इंटू क्या हुआ है, हमेशा इवन ही होगा, ठीक है। तो ये अगर ऑड हो गया तो दोनों का सम जो है वो ऑड आ जाएगा। तो ये जो कंपोजिट नंबर है ये ऑड है क्या, कंपोजिट नंबर ऑड, जैसे 9 है ऑड है तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है p इंटू सी, p प्राइम नंबर है, इंटू सी कैन बी ऑड, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, सी भी इवन ऑड है और p भी ऑड है, तो दोनों का इंटू करेंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तीनों सही है। नेक्स्ट है ABC वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन इतना इतना। A जो है 8 दिन में, B जो है 16 दिन में, और C जो है 12 दिन में, ठीक है। इतना दिन में काम निपटा देता है। A अलोन वर्क ऑन मंडे, B अलोन वर्क ऑन ट्यूसडे और थर्सडे एंड अलोन, ठीक है, मतलब अल्टरनेट इस तरह से चलते जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग को इससे क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो टोटल वर्क अगर निकालते हैं हम टोटल वर्क, तो ये सबका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 12 24 नहीं होगा, 48 से अपना काम हो जाएगा, ठीक है। 48 यूनिट अगर टोटल मान लें तो अपना काम हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, अगर 48 यूनिट टोटल है और 8 यूनिट 8 डे लगाता है, ठीक है। तो 8 पंजे चले 8 से 48, 6 यूनिट पर डे करेगा, ठीक है। बी जो है 16 32 48 3 यूनिट पर डे करेगा, और सी जो है 4 यूनिट पर डे करेगा। ये एफिशिएंसी हो गया। अब हम लोग ये करते हैं, क्वेश्चन क्या है, वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, ठीक है। तो सबसे पहली बात मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। आगे फिर से मंडे आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो मंडे को कौन काम कर रहा है, ए मंडे को कर रहा है तो 6 यूनिट ये निपटा देगा, ठीक है। फिर बी कर रहा है नेक्स्ट दिन तो ये 3 यूनिट निपटाएगा, ठीक है। फिर तीसरा दिन 4 यूनिट निपटाएगा, सी काम करेगा। फिर ये 6 यूनिट करेगा, फिर ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, फिर ये 6 यूनिट, फिर ये 3 यूनिट, फिर ये 4 यूनिट, और टोटल 48 यूनिट का काम है। तो देखो कितना तो हो गया होगा। ये एक तरह से जैसे इसको साइकिल भी ले सकते हो, डायरेक्ट इसको जोड़ लो, कोई इतना बड़ा तो है नहीं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, 6 + 3 9, 9 + 3 13, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 39। तो यहाँ तक 39 यूनिट ऑफ वर्क काम हो चुका है, ओके। अब नेक्स्ट डे जो है ये कौन आएगा, 6 यूनिट वाला, तो 39 + 6 ये हो जाएगा। अभी भी कितना बाकी है, 9 यूनिट बाकी है, तो 3 यूनिट बचा रहेगा, ठीक है। एक मिनट देखते हैं, ये 45 हो गया और 48, 3 यूनिट बचा हुआ है। तो नेक्स्ट डे कौन आएगा, नेक्स्ट जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आएगा। थर्सडे में फिर से कौन आएगा, सी वाला है, सॉरी बी वाला आएगा, तो 3 दिन। हाँ अब 3 दिन में यहाँ खत्म हो जाएगा, 9 दिन चाहिए था, 9 दिन आ गया, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा अपना 48 यूनिट। तो सही बोल रहा था ये, ठीक है, थर्सडे को खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्किंग विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां दिन खत्म हो रहा है, ना कि 10वां दिन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 1 सही है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। ओल्डेस्ट पर्सन को बताना है, पर कितना। अच्छा, अब यहाँ पे ओनली 2 ओनली 3 ये सब क्वेश्चन आने लगा। 23 का क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा ओल्डेस्ट पर्सन चाहिए हमको। ठीक है, तो पहला देखते हैं, ए इज ओल्डर देन बी, तो बी से बड़ा है ए। ठीक है, सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, सी और डी जो है दोनों सेम एज है। ई इज द यंगेस्ट। ठीक है, ई को यंगेस्ट है, लेकिन हमको ओल्डेस्ट पर्सन निकालना है। ठीक है, एफ इज यंगर देन डी, जो एफ है, एफ जो है यंगर देन डी, तो डी बड़ा है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, डी बड़ा है एफ से। ठीक है, नेक्स्ट है एफ इज ओल्डर देन ए, जो एफ है ये ओल्डर देन ए है। ठीक है, एफ बड़ा है ए से, और ई यंगेस्ट है, तो ई सबसे छोटा है। ठीक है, तो ए बी सी डी सब बड़ा है ई से। अब ये 5 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब पांचों को हमको यूज़ करना है, और हमको फाइंड क्या करना है, सबसे पुराना आदमी कौन है, मतलब सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है। तो अब क्या क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, एक एक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे यंगेस्ट, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 1 से। बी बड़ा है ए से। ठीक है, तो ए अभी बड़ा है हम लोग का। अगर दूसरा स्टेटमेंट को मिला है तो सी और डी इक्वल है, मतलब ये दोनों में से सबसे ओल्डेस्ट कोई नहीं है। अच्छा, पर्सन्स भी दिया हुआ है ना, मतलब दोनों 2 लोग भी हो सकता है। ओके, ठीक है, ए और बी को मिलाने से कुछ नहीं हो रहा है। ए और ए और 3 को मिलाने से भी कुछ नहीं होगा। ए और 4 को भी मिलाने से कुछ नहीं होगा। ए और 5 को भी। ठीक है, 2 में से कुछ नहीं हो रहा है। ओके, अच्छा, ये सब क्वेश्चन में क्या करेंगे कि कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है उसको देखो। ठीक है, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है उसके देखो। अब इस पर बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है वैसा कुछ तो दिख नहीं रहा है हमें। ठीक है, एक एक करके ही देखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। 2 में से तो नहीं निकल पाएगा, इतना क्लियर हो गया, क्योंकि कोई भी 2 स्टेटमेंट को मिलाएंगे और 5 का पाँचों के बारे में बता दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 3 स्टेटमेंट को मिलाने की कोशिश करेंगे। तो 3 स्टेटमेंट ऐसा कौन सा है जिसपे से पाँचों के बारे में बता रहा है। ओके, 3 स्टेटमेंट ऐसा कौन सा जो पाँचों के बारे में बता रहा है, ये मैंने। ठीक है, देखो, जैसे जब 5 है या 6 लोग हैं, ए बी सी डी एफ तक है, 6 लोग हैं। ओके, तो 6 लोग के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको ले लें, ठीक है, इसको ले लें, तो यहाँ 4 लोग के बारे में पता चल गया। ठीक है, और क्या रख सकते हैं, इसको ले लें अगर, तो यहाँ पे एक और लोग आ गया, 5 लोग आ गया। अब मेरा बच कौन गया, ई बच गया। ठीक है, और अगर इसको ले लें तो यहाँ ई के बारे में भी आ जाएगा, तो 4 लोग से तो काम बन जाएगा। ठीक है, 4 लोग से तो काम बन जा रहा है, मतलब 5 का तो ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं 3 में से कोई काम बन रहा है क्या नहीं। ठीक है, 3 में से काम बनने के लिए कोई भी 3 उठाओ और 6 लोग के बारे में बता रहा हो। ठीक है, यहाँ से 2 लोग हो गया, ये 2 लोग हो गए, तो ये 2 में से 4 लोग के बारे में पता चल गया। ठीक है, अगर इसको भी उठाएं तो यहाँ एक एडिशन होगा केवल एफ़ के बारे में। ठीक है, लेकिन एफ़, जैसे अगर ये तीनों को मिला है हम लोग, तो एफ़ बड़ा है ए से। ठीक है, और बी भी बड़ा है ए से, और सी इक्वल टू डी है, तो यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर इसको मिलाएं तो बी बड़ा है ए से। ठीक है, सी इक्वल टू डी बड़ा है एफ से। अच्छा, ए बड़ा है एफ से, नहीं, ए तो छोटा है ना। ओके, यहाँ से पता चल रहा है, तो यहाँ सी के बारे में नहीं पता है, और एक कौन सा ई के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो ये 3 लोग को मिलाएंगे तो काम अपना नहीं बन रहा है। अच्छा, इसको मिलाने से कुछ होगा क्या, तो यहाँ तो ए बी सी डी ई एफ जो सारे लोग जो है इससे बड़ा है ई से, ई सबसे छोटा है, एक स्टेटमेंट मिला। अब ये दोनों को मिलाएं तो यहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है, मतलब 3 में से काम नहीं चलेगा, 4 हम लोग को चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर 5 मेंबर। ठीक है, 5 मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी। अच्छा, ई से बी का क्या रिलेशन है, मतलब यहाँ पे ई का जेंडर पता होना चाहिए, ई का क्या रिलेशन है बी से। ठीक है, ओके, और बी से क्या रिलेशन है, तो बी का जेंडर पता जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ई और बी का जो है, जो कौन सा जनरेशन है वो हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, जेंडर यहाँ पे ई का पता चल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है, अच्छा यहाँ अच्छा कर दिया कि स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3
ये आर सफिशिएंट है कि नहीं ये बताना है। तो देखते हैं स्टेटमेंट 1 को देखते हैं, ए और बी आर मैरिड कपल। तो ए एंड बी जो है आर मैरिड कपल है। अब दोनों में से कौन सा मेल है फीमेल ये हमको नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट है डी इज़ फादर ऑफ सी। जो डी है फादर है, तो इसको ये मेल हो गया, सी का फादर है, सी के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। ई इज़ डीज का सन, डी का सन है ई, तो ई सन है तो लड़का है डी का, ठीक है। नेक्स्ट है ए एंड सी आर सिस्टर। ए एंड सी जो है आर सिस्टर, सिस्टर है तो दोनों फीमेल है, ये इतना है। अब हमको बताना है कि ई और बी का रिलेशन। तो सबसे पहली बात ई वाला तो रहना चाहिए, ठीक है, ई वाला का तो होना ही पड़ेगा, तभी हम लोग कोई रिलेशन बता सकते हैं। मतलब 3 को होना मस्ट है और कहीं ई है ही नहीं। तो 3 अगर जहाँ नहीं है उसको तो ऐसे ही काट दो, ठीक है। तो सब जगह 3 है, ठीक है, रहने देते हैं। अब देखते हैं 1 2 3 से ये तीनों को मिलाने से अपना काम होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ए और बी जो है वो दोनों कपल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ सबसे पहली बात, ये तीनों को मिलाएंगे अगर हम लोग तो तीनों के बीच में जनरेशन पता होना चाहिए। तो बी और ई में कोई लिंक पता होना चाहिए। तो ये तीनों को अगर मिलाएं तो ए और बी पूरा अलग है। यहाँ डी सी और ई के बारे में पता चल रहा है, लेकिन ए और बी से कोई लिंक ही नहीं हो रहा है, तो ये तो सफिशिएंट नहीं है। 1 2 3 सफिशिएंट नहीं है। 1 3 एंड 4 क्या सफिशिएंट है? 1 3 एंड 4। तो 1 बोलता है ए और बी जो है कपल है, ठीक है। 3 जो है डी सन है ई का, डी सन है ई का, तो ई का जेंडर पता है, ठीक है। और ए एंड सी आर सिस्टर, ए एंड सी आर सिस्टर, ए एंड सी आर सिस्टर। तो ए का जेंडर पता चल गया, फीमेल है, ये भी फीमेल है, तो ये मेल है। लेकिन अब ये दोनों जनरेशन का लिंक नहीं मिल रहा है। 1 अच्छा सी और डी, मतलब डी ई और ए बी सी में से कहीं से भी लिंक हो रहा है क्या? ए सी सिस्टर है, डी है, ए बी फादर नहीं, यहाँ से भी सफिशिएंट नहीं है। 1 3 एंड 4 भी सफिशिएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि फिर इसका लिंक ही नहीं पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल 4 स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट। अब देखते हैं सारा का सारा सफिशिएंट है। डी देखो इस पर मिसिंग क्या था, ये दोनों का लिंक। तो 2 से लिंक हो पा रहा है क्या, ये देखना है हमको। डी और सी का लिंक हो जा रहा है, तो डी और सी का लिंक हो रहा है। अच्छा, डी ऊपर में है तो डी को ऊपर में ज्वाइन करते हैं। जो डी इज़ फादर ऑफ सी, डी जो है वो फादर है सी का, ठीक है। और हमको चाहिए क्या था, ई, तो ई इज़ डीज सन, ठीक है, मिल जा रहा है। ई लड़का है, ठीक है, ये पता चल गया, इसका जेंडर पता चल गया और रिलेशन भी पता चल गया, ठीक है। ये सेम ही रिलेशन में है, मतलब सेम ही जेंडर में है, सॉरी सेम ही जनरेशन में है, ठीक है। तो ई और बी जो है, बी क्या है, बी लड़का है, सॉरी बी लड़का है और ई भी लड़का है, तो दोनों भाई होगा, ठीक है। मतलब देखो मेन है कि जनरेशन पता होना चाहिए, तो सेम जनरेशन का है, और जेंडर पता होना चाहिए किसका, जिसका रिलेटेड बोला होगा। तो ई बी से कैसे रिलेटेड है, तो ये पूछा हुआ है, ठीक है। बी का जेंडर हम लोग को जरूरी नहीं है, ई का जेंडर पता होना चाहिए, ठीक है, तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट है पी पी क्यू क्यू आर आर विद अ 2 डिजिट नंबर वेयर पी इज लेस देन क्यू। तो ये क्वेश्चन भी जो है हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ एक तरह से दोबारा हो जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग ना स्किप करते हैं क्योंकि फिर लेंदी हो जाएगा। ये प्रीवियस जो पिछले साल हम लोग नंबर सिस्टम का वीडियो बनाया ना, उस पर कर चुके हैं, वहाँ जाके देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। स्किप करते हैं सब। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। इज पी ग्रेटर देन क्यू, ये बोला है कि पी जो है ग्रेटर देन क्यू है क्या, ठीक है। तो आंसर जो है येस भी आ सकता है, नो भी, बस आंसर हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, पी इंटू क्यू इज़ ग्रेटर देन 0। अब पी इंटू क्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। पी एंड क्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी ग्रेटर देन 0 हो जाए, दोनों पॉजिटिव हो जाए तो भी ग्रेटर देन 0 हो जाए। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से काम अपना नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ केवल स्टेटमेंट 1 से हम लोग बता सकते हैं क्या कि कौन सा बड़ा है छोटा, नहीं बता सकते, अकेला सफिशिएंट नहीं है। क्वेश्चन के लिए आंसर बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, नहीं, ये तो गलत बात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन यूजिंग बोथ स्टेटमेंट। अभी देखते हैं आगे। क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। बी से तो आंसर नहीं कर, मतलब 1 से तो आंसर नहीं कर सकते। अब इससे देखते हैं, इससे अगर देखें पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, ओके। पी स्क्वायर ग्रेटर है, मतलब पी इंटू पी जो है वो ग्रेटर देन है क्यू इंटू क्यू, ठीक है। यहाँ से हम लोग बता पाएंगे कि जो पी है वो ग्रेटर देन है क्यू से, ऐसा बता पाएंगे क्या?
ये मेन बात है। ऐसा बता पाएंगे क्या? सबसे पहली बात क्यों? क्योंकि नेगेटिव को भी हम लोग कंसिडर करना है ना, नेगेटिव कुछ ऐसा तो दिया नहीं और नेगेटिव भी कोई लेना ही पड़ेगा, तो फिर से नहीं कर पाएंगे। जैसे माइनस पी, मान लो कि -2 हो गया इंटू -2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 4, और q को मान लो कि 1 इंटू 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1। तो यहाँ पी स्क्वायर तो बड़ा है क्यू स्क्वायर से, ठीक है, लेकिन जो 2 है -2 है वो छोटा है 1 से, ठीक है, तो यहाँ से भी नहीं हो सकता है, मतलब दूसरा से भी नहीं हो सकता, अकेला अकेला, ठीक है। तो आंसर यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर पहुँच गए क्या? नहीं। लेकिन भी आंसर बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट को मिला के देखते हैं। अब दोनों स्टेटमेंट को मिला दिए, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये था और दूसरा स्टेटमेंट ये वाला है, दोनों को अगर मिला दिए, ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान देखो कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों का साइन सेम होना पड़ेगा, सेम साइन का होगा, इतना पता चला पहला स्टेटमेंट से। अब सेम साइन का होगा तो ये नेगेटिव वाला केस आएगा ही नहीं, ठीक है, नेगेटिव वाला केस नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ले रहे हैं, ये पॉजिटिव ले रहे हैं, तभी ऐसा केस आ सकता था कि पी स्क्वायर बड़ा है क्यू स्क्वायर से, लेकिन पी जो है छोटा है क्यू से, ठीक है, तो नेगेटिव वाला केस आएगा ही नहीं। अगर सेम साइन का होगा तो ये वाला सही होगा हमेशा, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो, तो सही बात है, दोनों स्टेटमेंट से हम लोग मिला के दे सकते हैं, बट अकेला कोई स्टेटमेंट से नहीं आ सकता, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है P प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन कितना। अच्छा, फिर से वही वैसा ही क्वेश्चन है, P प्लस क्यू माइनस आर, ये बोला है कि ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर, ऐसा है क्या ये बताना है हमको। वेयर P Q R आर इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट है, इंटीजर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, Q सब कुछ है, तो इसको एक साइड ले आते हैं। देखो यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, इसको अगर इधर ले आए तो P माइनस P 0 हो जाएगा। यहाँ Q है लेकिन यहाँ माइनस Q है, तो इसको लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब इसको P को इधर लाएंगे तो P माइनस P, ठीक है, इधर Q था, उधर Q को माइनस करके लाएंगे तो प्लस Q हो जाएगा, और इधर R था, माइनस R है, उधर से माइनस R आएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो ये तो गया। अब ये दोनों 2Q माइनस 2R ग्रेटर देन 0, तो 2 को उड़ा सकते हैं, Q माइनस R ग्रेटर देन 0, मतलब ठीक है, Q माइनस R ग्रेटर देन 0, या तो Q, ठीक है, इतना से भी काम चल जाएगा, Q माइनस R ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ऐसा मिल गया तो सही हो जाएगा, अगर Q माइनस R ग्रेटर देन 0 होगा तो ये भी सही होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में खोजो। अब क्वेश्चन दिया है P माइनस क्यू इज पॉजिटिव, P माइनस क्यू इज पॉजिटिव, तो यहाँ से कुछ भी मिलेगा क्या? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है P माइनस R इज नेगेटिव, P माइनस R इज नेगेटिव, तो यहाँ से भी कुछ मिलेगा क्या? नहीं, अकेला अकेला कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, अकेला अकेला सफिशिएंट नहीं है। दोनों को अगर साथ में ले लें तो कुछ मिलेगा क्या, ये देखना है। P माइनस क्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि P जो है ग्रेटर देन Q है, ठीक है, और P माइनस R लेस देन 0 है, तो यहाँ से बोल सकते हैं P लेस देन R है, ठीक है। तो ये अगर दोनों को मिला दें हम लोग तो क्या बोल सकते हैं, P जो है Q से बड़ा है और R जो है P से भी बड़ा है, तो P जो है Q से बड़ा है और R जो है P से भी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं क्या, जो Q है, Q जब R बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं R माइनस Q जो है वो, R माइनस Q जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि R बड़ा है Q से, तो R माइनस Q पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने ये क्या, ये क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ फिर से वही येस भी आ सकता है, नो भी आ सकता है, हमको आंसर तक पहुँचना है कि बड़ा है कि नहीं, बस बड़ा है ये नहीं पूछ रहा है, बड़ा है कि नहीं ये पूछ रहा है, तो बड़ा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हाँ बता सकते दोनों को, क्यों? क्योंकि Q और R का रिलेशन चाहिए था हमको, कौन सा बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग को मिल गया कि R बड़ा है, मतलब ये जो वैल्यू आ रहा था ये गलत है, नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि ये वाला क्या बड़ा है क्या? नहीं, बड़ा नहीं है। आंसर मिल रहा है, हाँ, क्या मिल रहा है? नहीं है बड़ा, बस हो गया काम, दोनों को मिलाने से अपना काम हो जाएगा। तो कहाँ है दोनों को मिलाने वाला क्वेश्चन? के भी आंसर यूजिंग बोथ पर अकेला नहीं दे सकते, फिर से वैसा ही क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इन ए पार्टी 75% टुक टी, ठीक है, 75 टी लिया, 60% टुक कॉफ़ी एंड 15 टुक ओथ, ठीक है।
नो वन टेकिंग मिल्क, नो वन टेकिंग मिल्क टेक टी, ठीक है, नो वन टेकिंग मिल्क टेक टी, जो भी मिल्क लेता है वो टी नहीं ले रहा है, ठीक है। ओके, ईच पर्सन टेक एटलीस्ट वन ड्रिंक, 3 ड्रिंक है, टी, कॉफ़ी एंड मिल्क। ओके, जो भी मिल्क लेता है वो टी नहीं लेता है, ठीक है। अगर जो भी मिल्क लिया है तो मिल्क और टी दोनों का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, बट कॉफ़ी के साथ इंटरसेक्शन हो सकता है। तो पहला चीज़ है, इसको मान लेते हैं टी, इसको कॉफ़ी, और कुछ लोग दोनों लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन का बारे में पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ, टोटल पर्सन कितना है ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जैसे टी में टी कितना लिया, कॉफ़ी कितना लिया, दोनों कितना लिया है, यहाँ से टी और कॉफ़ी वाला चीज़ तो निकल जाएगा, बट मिल्क कितना लोग लिया है ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन यही होगा कि मिल्क कितना लोग लिया होगा, ठीक है। तो देखते हैं, मिल्क वाला अगर मिल गया तो ठीक है। तो 50% टुक मिल्क, ये पहला स्टेटमेंट में ही दे दिया कि 50 लोग जो है वो मिल्क लिया, ठीक है। तो 50 लोग अगर मिल्क लिया है, ओके, लेकिन ये बोला हुआ है कि अगर जो मिल्क ले लिया तो वो टी नहीं लेगा, ठीक है, मिल्क ले लिया तो टी नहीं लेगा, लेकिन कॉफ़ी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। तो कॉफ़ी वाला में कॉमन हो सकता है मिल्क के लिए, ठीक है, ओके, कॉफ़ी वाला में कॉमन हो सकता है, यहाँ दिक्कत है। अगर कॉमन बोलता कॉफ़ी भी नहीं दिया है तब तो आसानी से निकल जाता है, टोटल केवल स्टेटमेंट 1 से ही निकल जाता है, लेकिन कॉफ़ी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो कॉफ़ी से भी तो इंटरसेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन वाला कितना लोग है इसको माइनस करना पड़ेगा, तो वो पता नहीं रहेगा तब तो नहीं निकाल सकते, तो अकेला स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली, नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क। अब देखो, जितना लोग मिल्क लिया है, ठीक है, उससे 5 गुना ज़्यादा लोग टोटल है, तो यहाँ तो टोटल नंबर ही दे दिया है, मतलब टोटल नंबर बोल दिया है, ठीक है। तो मिल्क से रिलेटेड बोल दिया है, तो मिल्क कितना लोग लिया है ये कैसे बताओगे, ठीक है। तो अगर पहला स्टेटमेंट में मिल्क मिल गया है, ठीक है, मिल्क का 50 लोग है, तो उससे 5 गुना ज़्यादा टोटल नंबर है, तो वहाँ से तो निकल ही जाएगा, दोनों को साथ में मिला दे तो, ठीक है। तो दोनों को साथ में तो हो जाएगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या, आइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन तो नहीं होगा, ठीक है। कैन बी आंसर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, ओके। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर, ये तो गलत हो गया, क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन, तो ये दोनों में से कुछ हो सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। इस पर दिक्कत यह है कि मिल्क के बारे में पता नहीं है, ओके, लेकिन बोला है कि जितना भी मिल्क लिया होगा उससे 5 गुना ज़्यादा टोटल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये कंडीशन बना मेरा, ओके, जितना भी मिल्क लिया हुआ जितना भी लोग उससे 5 गुना, तो मिल्क को हम लोग कैसे भी करके निकाल सकते हैं कि ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। अगर टोटल नंबर पता भी होगा तो नहीं, कोई कुछ नहीं निकाल सकते, ठीक है, अकेला स्टेटमेंट 2 से नहीं निकाल सकते, दोनों स्टेटमेंट जरूरत है, ठीक है। तो सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द नंबर, 3 डिजिट नंबर है, अब पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है ये बताओ, ठीक है। तो स्टेटमेंट है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। अब ये जो चीज़ें हैं, ये स्टेटमेंट जो है ये पहले भी आ चुका है, 2 बार आ चुका है, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट कोई भी, ओके, 3 डिजिट कोई भी जिसका सम और प्रोडक्ट इक्वल होगा तो ये कंसेक्यूटिव डिजिट ही होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, जैसे 1 0 -1, -1 0 और 1, अगर इसको देखोगे तो इसका जो सम होगा ना, ठीक है, वो डिजिट, जैसे डिजिट का सम करें -1 + 0 + 1, ओके, और इसका इंटू करें -1 0 1, तो ये दोनों इक्वल होगा, पहला चीज़ ये, ठीक है। दूसरा है 1 + 2 + 3, अगर ऐसा लेंगे 1 + 2 + 3, ये भी दोनों इक्वल होगा, ओके। और क्या आ सकता है, -1 -2 -3, यहाँ भी -1 × -2 × -3, ये भी इक्वल होगा। तो ऐसा 3 पॉसिबल होगा, ठीक है, जो कंसेक्यूटिव में ही पॉसिबल रहता है, बाकी और कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो एक स्टेटमेंट से यहाँ मतलब कोई डेफिनेट नहीं है, 3 पॉसिबल है, तो अकेला स्टेटमेंट 1 का सफिशिएंट नहीं है। द नंबर ऑफ
नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। अच्छा, जो भी नंबर फॉर्म होगा ना, 3 डिजिट नंबर सबसे पहले फॉर्म होगा, विच इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, सम डिजिट का जो सम है ना, उससे वो नंबर पूरा डिविजिबल होगा, ये मेन चीज़ है। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसा नंबर बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर होगा? तो 3 डिजिट नंबर, जैसे ये वाला हो सकता है 101, ठीक है, और सम ऑफ द नंबर कितना है? 0, 0 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको तो हटा दो। अच्छा, 101 नहीं है, -10। ओके, अच्छा, नंबर भी तो फॉर्म करना है ना, तो ये तो नंबर ही पॉसिबल नहीं होगा। सबसे पहली बात, 3 डिजिट नंबर चाहिए ना हमको, ये 3 डिजिट का हम लोग निकाल रहे थे, तो 3 डिजिट नंबर ये वाला होगा। ठीक है, ये होगा 3 डिजिट नंबर। ओके, दूसरा चीज़, ओके ठीक है, मैं मिस कर रहा हूँ कि ये जो नंबर होगा ना, ये 3 डिजिट ये सब हो सकता है, पर हमको नंबर फॉर्म करना है ना, 3 डिजिट नंबर। तो ये नेगेटिव वाला तो कैसे होगा? इसको कैसे तुम 3 डिजिट नंबर बना सकते हो? ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, -101 बन सकता है, लेकिन इसको कैसे लिखोगे? ठीक है, ये क्या -1 और फिर 0 1 लिख दोगे क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब तो दोनों पॉसिबल ही नहीं है, केवल यही वाला पॉसिबल होगा। ठीक है, बट अब दिक्कत यह है कि इस पे 1 2 और 3 डिजिट मिल गया मुझे। ओके, बट इससे नंबर बनने वाला तो बहुत सारा बनेगा, 6 नंबर बनेगा, 1 2 3 1 3 2 1, यहाँ पे 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1, ये 6 नंबर बनेगा। अब ये 6 में से कौन सा है ये बताना है, तो इसके लिए स्टेटमेंट 2 को यूज करना पड़ेगा, अकेला तो सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट 2 को यूज करें तो बोला कि सम से डिविजिबल होगा, सम इसका क्या आ रहा है? 6, तो 6 से इस सब में से कौन सा डिविजिबल है वो देखो। सबसे पहली बात, 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 इंटू 3, 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 से तो सारा डिविजिबल है, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 6 है, 6 3 से डिविजिबल है। बस 2 से डिविजिबल होने के लिए इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर भी बहुत सारा है, 1 2, ठीक है, 2 इवन नंबर है, तो दोनों में से अब कौन सा है ये भी नहीं बता पाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट को यूज भी कर लिए तो भी नहीं बता पाएंगे। तो अब आंसर देखो, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये भी सीख लो, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पहले भी कि ऐसा कितना डिजिट, कंसेक्यूटिव डिजिट ऐसा भी दे देता है, 3 कंसेक्यूटिव डिजिट पॉसिबल है जिसका सम एंड प्रोडक्ट इक्वल होगा, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर दे दिया तो केवल यही पॉसिबल होगा, केवल नंबर दिया तो ये 3 पॉसिबल होगा, क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट है, फॉर 5 चिल्ड्रन विथ एज, ऐसा दिया हुआ है कि सबसे बड़ा ई है, सबसे छोटा ए है, और इस कुछ एनी 2 सक्सेसिव एज डिफर बाय 2 ईयर, एनी 2 सक्सेसिव जो है डिफर बाय 2 ईयर बोल रहा है। ठीक है, मतलब ए जितना भी होगा, ए का अगर 10 साल होगा तो जो बी होगा उसका 12 साल होगा, फिर जो सी होगा 14 होगा, ऐसा करके। ठीक है, तो एक किसी एक का भी अगर हम लोग निकाल लिए तो अपना सबका एज निकल जाएगा। ओके, किसी एक का भी एज निकाल लिए तो सबका एज निकल जाएगा। तो अभी पूछा व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट, जो यंगेस्ट चिल्ड्रन है, यंगेस्ट कौन है? ए का एज बताना हमको। ठीक है, ए का एज बताना, किसी एक का भी एज पता चल गया तो सबका एज निकाल लेंगे, क्योंकि बोला कि 2 साल का डिफरेंस है। तो किसी एक का एज का पता कहाँ से चल रहा है वो देखो बस। द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम द यंगेस्ट, ये बोल दिया कि जो यंगेस्ट है और ये एल्डेस्ट है, ये दोनों का 3 गुना है। तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं, इसको अगर x मान लिए, ठीक है, तो ये वाला कितना होगा? x + 2, ये x + 3, x प्लस, सॉरी 3 नहीं होगा, x + 4, दो का डिफरेंस है, x + 6 और x + 8। ठीक है, ये दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो 3 × x करेंगे ना तो ये x + 8 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि x इससे 3 गुना, मतलब ये जो ये वाला है वो 3 गुना है इससे, तो इसको 3 से इंटू करोगे तो दोनों इक्वल होगा। अब यहाँ से x निकाल सकते हैं हम आराम से, तो ये x इधर चल जाएगा, तो 2x = 8। ठीक है, तो x = 4 साल, तो इसका 4 साल है, तो अपने आप देखो 4 + 8 कितना होता है? 12। तो जो सबसे ई है, जो सबसे ज़्यादा एज है जिसका, इसका 12 साल है, तो ये 3 गुना है। हाँ सही है, इससे निकल जा रहा है अकेला। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 ईयर, क्या इससे निकल पाएगा अकेला? स्टेटमेंट 2 से एवरेज बोला हुआ 8 ईयर, तो फिर से यही चीज़ अगर हम लोग मान लेते हैं, निकाल सकते हैं x + 2 x + 5, तो x + 4 x + 6 x + 8 डिवाइडेड बाय 5 = 8 ईयर। तो यहाँ से x का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हो, हमको निकालना नहीं है,
ठीक है, कितना है वो निकालना नहीं है, बस निकाल सकते हैं कि नहीं ये बताना है, तो निकाल सकते हैं। यहाँ एक ही वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, निकाल सकते हैं। अब इसको एवरेज के लिए बहुत सारा तरीका भी होता है कि 5 लोग हैं, सबका डिफरेंस सेम है, तो एवरेज जो होगा वो सी का जितना एज होगा वही एवरेज होगा जो बीच वाला होगा। तो वहाँ से भी बता सकते हैं, इसका एज पता चल गया 8 साल, तो इससे 2 कम कर दो, मतलब पता तो कर ही सकते हैं, अगर हम लोग निकाल भी ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों अकेला सफिशिएंट है। तो क्वेश्चन देखो, कैन बी आंसर आइदर स्टेटमेंट अलोन, यही सबसे ज़्यादा सही है। नेक्स्ट है ए प्लस बी मीन्स ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी। ए जो है नाइदर स्मॉलर नॉट इक्वल टू, ना ही स्मॉल ना ही इक्वल टू बी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, छोटा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, मतलब बड़ा है। इसका मतलब यही होता है ए बड़ा है, तो ए प्लस बी का मतलब होता है ए बड़ा है बी से। ठीक है, नेक्स्ट है ए माइनस बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो ए माइनस बी का मतलब है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए लेस देन इक्वल टू बी हो सकता है। ठीक है, तो माइनस का इक्वल टू, माइनस मतलब लेस देन इक्वल टू, अब इनटू मतलब क्या है। ठीक है, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, यहाँ देखो नॉट ग्रेटर देन बी, यहाँ नॉट स्मॉलर देन बी। ए जो है नॉट स्मॉलर देन बी, उससे छोटा नहीं है, मतलब बड़ा हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ए डिवीजन बाय बी मीन्स ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। इसका मतलब है ए ना ही बड़ा है ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, छोटा है। ठीक है, अब ए प्लस माइनस बी मीन्स ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन बी। तो ए इज नाइदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर देन बी, यही सेम चीज़ हो जाएगा, प्लस माइनस बी मतलब भी ये होता है ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा सॉरी, नहीं यहाँ कुछ और दिया हुआ, इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन, तो ये तो नहीं होगा, ना ही स्मॉल है ना ही ग्रेटर देन, तो ये क्या होगा, इक्वल टू होगा, तो ए इक्वल टू बी। ठीक है, अब हम लोग को स्टेटमेंट है और कंक्लूजन निकालना चाहिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड है। तो P इंटू क्यू, पी माइनस इतना इतना जो भी है, ठीक है, कंक्लूजन 1 2 ऐसे कुछ दिया हुआ है। ओके, तो ये बोलना क्या चाह रहा है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू अबव स्टेटमेंट, ओनली कंक्लूजन फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट 2 3। ठीक है, ओके चलो ठीक है, देखते हैं। P इंटू क्यू लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, कुछ तो दिया नहीं है यार। P इंटू क्यू, इंटू है तो ओके ओके ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो बनाते हैं उसके बाद समझ में आएगा। P इंटू क्यू है, मतलब P जो है इज ग्रेटर देन Q, सॉरी इंटू है ना, आगे इंटू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू Q। ठीक है, और P माइनस P लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस कहाँ है यहाँ पे, तो जो P है लेस देन इक्वल टू B, सॉरी B नहीं T। ओके, फिर T डिवाइडेड बाय R, तो डिवाइडेड का मतलब होता है A इज लेस देन B, मतलब T इज लेस देन R। ठीक है, और R प्लस माइनस S, मतलब R इक्वल टू S। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का कुछ रिलेशन बनेगा, ये जो आया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका बोल रहा है कि Q इक्वल टू T, प्लस माइनस मतलब इक्वल टू है, तो क्या ये सही हो रहा है, Q और T इक्वल है, और दूसरा है S प्लस Q, तो प्लस मतलब यहाँ क्या था मेरा, S प्लस Q मतलब S इज ग्रेटर देन Q, तो ये दोनों में से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पहला स्टेटमेंट को अगर देखें, Q और T इक्वल है, देखते हैं यहाँ देखो, ये R और S इक्वल है। ठीक है, Q और T, यहाँ पे रिलेशन है Q और T का, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q एंड P इज लेस देन इक्वल टू T। तो P जो है, देखो P बीच में है, P जो है ग्रेटर देन इक्वल टू Q एंड लेस देन इक्वल टू T। ठीक है, तो P कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, पर कंक्लूजन ये जो होता है ना डेफिनेट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, कैन बी वाला नहीं है, डेफिनेट है, हमेशा होना पड़ेगा। तो Q और T के बीच में है, लेकिन इक्वल टू भी साइन है, ये ध्यान देना है कि Q जो है लेस देन इक्वल टू P और लेस देन इक्वल टू T, केवल इक्वल टू रहता तब तो हो जाता, लेकिन लेस देन का भी साइन है। अच्छा, इसको भी मतलब समझो, ये भी बहुत लोग को नहीं आता है कि A लेस देन इक्वल टू P, इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ और होता है A, इसका हिंदी इंग्लिश मतलब A इज
लेस देन बी और इक्वल टू बी। अच्छा, और का मतलब समझ में नहीं आता है। यहाँ मतलब दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। ओके, तो समझ में आया कि एटलीस्ट कम से कम एक सेटिस्फाई हो जाए, या तो लेस देन इक्वल टू हो जाए। जैसे 5 जो है, इसको बोल सकते हैं कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 7। हाँ, बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 इज लेस देन 7 और इक्वल टू 7, तो 5 इज लेस देन 7 वाला सेटिस्फाई कर रहा है, और मतलब कोई भी, और मतलब कोई एक सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये नहीं बोल सकते हैं कि Q और T जो है वो इक्वल है। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये डेफिनेट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है S इज ग्रेटर देन Q। S इज ग्रेटर देन Q। अब Q और S का रिलेशन, ये पहला वाला और आखिरी वाला में है, लेकिन यहाँ R भी चाहिए हम लोग को, तो R का रिलेशन यहाँ है, तो पहला, तीसरा और चौथा को अगर हम लोग रिलेट करें, वहाँ से रिलेशन आएगा। तो जो Q है, P बड़ा है Q से, ठीक है। उसके बाद ये R है और Q को और तो कहीं कनेक्ट कर नहीं रहा है, सबको सबका सब यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूज़ करते हैं, Q आ गया इधर, T यहाँ से आया, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे कर लेते हैं, Q लेस देन इक्वल टू P, ये तो हम लोग निकाल ही चुके थे ये दोनों से, ठीक है। नेक्स्ट है T इज लेस देन R, तो T इज लेस देन R, ठीक है, एंड R इक्वल टू S। तो क्या Q जो है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि देखो R इक्वल टू S है, और R इक्वल टू S जो है ये T से बड़ा है, मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है कि T जो T से बड़ा है S, ठीक है, और T से बड़ा है S, और T यहाँ से ऐसा हो सकता है, ये तीनों से Q इज लेस देन इक्वल टू T, ठीक है, ये आ सकता है। तो ये दोनों को हम मिलाएंगे तो Q इज लेस देन S, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू नहीं है, अगर यहाँ भी इक्वल टू रहता तो फिर से यहाँ इक्वल टू आ जाता। इस चीज़ का ध्यान देना, ये सब चीज़ बेसिक मैथमेटिक्स है, ओके, बहुत लोग को नहीं पता रहता है। तो है तो 23 का क्वेश्चन, लेकिन देख रहे हो कि बेसिक मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, नॉर्मल चीज़, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेंदी पेपर था और कुछ नहीं, ओके। तो ये सब चीज़ आना चाहिए। तो मेरा क्या हो गया, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, consider the following statement in respect to 5 candidates, 2 statements are true and 1 statement is false। 5 लोग हैं, इस वजह से 2 स्टेटमेंट सही है और 1 स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कौन सा फॉल्स है, क्या है, नहीं है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ट्रू स्टेटमेंट है, 1 ऑफ P एंड Q आर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। तो 1 ऑफ P एंड Q, ठीक है, कोई एक, या तो P या तो Q जॉब के लिए सेलेक्ट हुआ है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और दूसरा ट्रू क्या है, एट मोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑफ R S एंड T वेयर सेलेक्टेड फॉर जॉब, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है या तो P या तो Q, कोई एक सेलेक्ट हुआ है जॉब के लिए। यहाँ बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग, ठीक है, मतलब एट मोस्ट 2 बोला हुआ है, तो एट मोस्ट 2 को हम लोग चेंज करेंगे एग्जैक्ट में अगर, तो क्या क्या हो सकता है, 0 लोग भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1 लोग भी हो सकता है, और 2 लोग भी हो सकता है, ठीक है। तो 0 में तो कोई भी सेलेक्ट नहीं होता, 1 में से मतलब R S और T में से कोई भी एक हो सकता है, कोई भी 2 लोग में से अब 2-2 का पेयर बनाना पड़ेगा, R S हो सकता है, S T हो सकता है, या R T हो सकता है, ठीक है, यही बन सकता है और कुछ नहीं। 0 में से मतलब कोई भी सेलेक्ट नहीं हो सकता, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही वाला है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, एट लीस्ट 1, कम से कम एक, ऑफ R एंड S वाज सेलेक्टेड फॉर जॉब। तो कम से कम 1 बोला हुआ है, मतलब क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, कम से कम 1 बोला हुआ है, तो 1 हुआ मतलब R या तो S में से कोई भी हो सकता है, और 2 मतलब R और S दोनों हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहली बात, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये दोनों ट्रू है। अब हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, ठीक है। एटलीस्ट 4 वेयर सेलेक्टेड फॉर द जॉब, ये क्या मजाक है, P Q R S T, अच्छा 5 लोग हैं ना, तो कम से कम 4 लोग सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, ओके। देखते हैं, S वाज सेलेक्टेड फॉर द जॉब, ओके।
तो ट्रू स्टेटमेंट है या तो P या तो Q सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, P और Q में से कोई एक सेलेक्ट हो गया। और दूसरा बात कि यहाँ एटमोस्ट ट्रू सेलेक्ट हुआ तो यहाँ कोई भी सेलेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये ट्रू है, मतलब P और Q में से कोई एक तो सेलेक्ट होगा ही, ठीक है, एक सेलेक्ट होगा, ओके। पर मैक्सिमम कितना सेलेक्ट हो सकता है, यहाँ से 2 लोग सेलेक्ट हो सकता है, कोई भी 2, और यहाँ से 1, तो मैक्सिमम 3 लोग सेलेक्ट हो सकता है ये दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद। अब जो फॉल्स स्टेटमेंट है, एटलीस्ट वन ऑफ S एंड R एंड S वेर सेलेक्टेड, तो ये फॉल्स है, मतलब ये जो है एटलीस्ट 1, ठीक है, कम से कम एक सेलेक्ट हुआ है, तो इसको फॉल्स अगर मानेंगे तो ये R और S सेलेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो R और S सेलेक्ट अगर नहीं हुआ है तो 2 लोग तो ऐसे ही छट गया, ठीक है। R एंड S सेलेक्ट नहीं हुआ, इसको फॉल्स अगर मानेंगे तो यहाँ बोला कि कम से कम एक लोग को सेलेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है, तो कम से कम एक लोग सेलेक्ट होना पड़ेगा। तो ये अगर गलत है तो सेलेक्ट नहीं हुआ है, ये दोनों कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, 4 लोग सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। दूसरा है S वाज सेलेक्टेड फॉर द जॉब, ये भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बोला ना कि R और S जो है गलत है, मतलब R सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, S भी सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो S को कैसे सेलेक्ट करा दोगे, दोनों गलत है। तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर अधिकतर लोग गलत करेगा, ठीक है। कुछ हम लोग भी गलत तो नहीं कर रहे, एक बार और देख लेते हैं। एटलीस्ट एक सेलेक्ट हुआ है, मतलब अगर इसको नेगेट करेंगे तो कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो R भी सेलेक्ट नहीं हुआ, S भी सेलेक्ट नहीं हुआ, तो ये तो गया। और R और S दोनों सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो 4 लोग तो सेलेक्ट हो ही नहीं सकते, ठीक है, दोनों गलत है, ओके। नेक्स्ट है लेट P Q R 5 स्टेटमेंट सच दैट, ठीक है, 5 स्टेटमेंट है। इफ P इज ट्रू देन बोथ Q एंड S आर ट्रू, अगर P जो है ट्रू हो गया तो इसका मतलब Q एंड S जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इफ R एंड S आर ट्रू, ठीक है, इफ R एंड S दोनों ट्रू हो जाए, इस चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ एंड का मतलब और का मतलब ये सब चीज़ बेसिक मैथमेटिक्स है। इफ R एंड S ट्रू मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए, एक अगर ट्रू हुआ दूसरा फॉल्स तो नहीं, ओके, देन T इज ट्रू, ओके। ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, बेसिक मैथमेटिक्स अगर वही नहीं आता तो कभी सही हो ही नहीं पाएगा। इस पर कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए नहीं होता, थोड़ा मोड़ा और एंड प्लस माइनस यही सब देखो चल रहा है। अब क्वेश्चन है कि कौन सा कंक्लूड कर सकते हैं। इफ़ T इज ट्रू, अगर ट्री ट्रू हो गया तो देन एटलीस्ट वन ऑफ P एंड R मस्ट बी फॉल्स, ठीक है, एटलीस्ट वन P एंड R में से कोई भी एक फॉल्स होना पड़ेगा। P और R, P एंड R में से कम एक को फॉल्स होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से कुछ बता पा रहे हैं कि अगर T ट्रू है, ठीक है, अगर T ट्रू है, ओके। अच्छा, सबसे पहली बात ये भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे और भी एक बेसिक मैथमेटिक्स का चीज़ है कि अगर ये सही हुआ तो ये सही होगा, ठीक है। बट ऐसा बोल सकते हैं कि अगर T सही हुआ तो R और S में से दोनों को सही होना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जैसे अगर इधर वाला सही है तो इधर वाला सही होगा, ठीक है, बट इधर वाला सही है तो ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान देना, ये नोट कर लेना, ठीक है। तो बोला कि T अगर ट्रू है तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि R एंड S दोनों ट्रू होना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि T ट्रू होगा तो कम से कम एक को, P और R को किसी को एक फॉल्स होना ही पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू देन P इज़ ट्रू, अगर Q ट्रू है, Q ट्रू है तो P को भी ट्रू होना पड़ेगा। इसके लिए कुछ Q ट्रू है, अच्छा देखो ये बोला है Q ट्रू है, अगर Q ट्रू है तो फिर से वही बात, ये वाला चीज़, अगर Q ट्रू है तो इधर जाएगा, इधर वाला सही होगा कि नहीं ये कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर Q ट्रू है तो P ट्रू होना ही पड़ेगा, ये कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम बेसिक मैथमेटिक्स है, दोनों गलत है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो ये 23 का क्वेश्चन खत्म हो गया, थोड़ा लेंदी हो जा रहा है। अब हम लोग 24 का करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, इसको देखते हैं। कहीं फॉर स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द, ये कुछ चीज़ें हैं सम किया हुआ, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, इस चीज़ का ध्यान देना है। एंड लेस देन 10, ये भी है। तो एक्स वाई और जेड जो है वो क्या क्या होगा, 2 3 5 7, यही सब है प्राइम नंबर लेस देन 10,
ठीक है, यही सब में से कुछ भी हो सकता है। डिस्टिंक्ट लेना है तो ये भी ध्यान देना, ये चारों में से कोई 3 आएगा। तो पहला है यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी जीरो, कैन बी पूछा हुआ तो ये यूनिट डिजिट ऑफ एस मतलब ये सम जो है 3 का सम जो है 0 हो सकता है क्या, ये देखना है हम लोग को। ठीक है, तो 3 लोग को कैसे उठाओगे, ये 4 लोग हैं, 4 में से 3 तरीका 4 में से 4 लोग को 4 में से 3 लोग को उठाना है तो 4 तरीका होगा। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा कि जो ये एस आएगा, एस का जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा। ठीक है, ऐसा आ सकता है कि ये देखना है। तो इसको बहुत सारे तरीका कर सकते हैं, एकदम बेसिक जाएंगे तो इसको 4 लोग हैं, इस पे से 3 लोग को उठाना है तो कैसे कैसे उठा सकते हैं। 2 उठा सकते हैं, 3 और 5, ठीक है ये उठा सकते हैं। 2 उठा सकते हैं, 5 एंड 7 उठा सकते हैं। ठीक है, फिर 2 का काम हो गया, 3 + 5 + 7 उठा सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। और होगा कोई, कौन सा होगा, 2 का तो 2 बार है 5, ये 2 हो गया, 3 और 5 हो गया। ठीक है, एक तरीका और क्या आएगा, 7 2 बार हो गया, 3 जो है 2 बार हो गया, 5 2 3 5 2 5 7। ठीक है, एक तो 2 आएगा, एक 7 भी आएगा, 2 7 3 तो आ ही गया, 5 आ ही गया, क्या आ सकता है और 5 7 5 7 2 3 ये दोनों तो ले लिए। ओके 2 3, हाँ ठीक है मिल गया, 2 3 और 7। ठीक है, ये आ सकता है। अब इसका सम कितना है, ये 10 है, तो 10 है मतलब 0 आ गया, बस हो गया, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9। अब ये हम लोग निकाल लिए ना, सबसे बेहतरीन यही किए कि ये 4 ही ऑप्शन बन सकता है, तो ये सबका निकाल ही लिए तो सबका सम कर ही लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 7 14, ये हो जाएगा 8 15, ये हो जाएगा 5 और 7 12, इतना ही आ सकता है नंबर, यही सब 3 आ सकता है। एस में जो है यही सब आ सकता है। तो यूनिट डिजिट 9 है क्या, नहीं है, खत्म करो। 5 है क्या, हाँ है, सही है, तो 1 एंड 3 सही है। नेक्स्ट, इफ पी क्यू आर एस बी डिस्टिंक्ट और पॉजिटिव नंबर, इंटीजर है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है पॉजिटिव है, ये पी एंड क्यू बी ऑड, ओके, एंड आर एस जो है वो इवन है। फिर से वही सब बेसिक मैथ्स ही पूरा यूज हो रहा है। ओके, तो अगर बेसिक मैथ नहीं देखे हो तो 2 लेक्चर लिए हुए हैं बेसिक मैथ का, वो जाके देख लो। ठीक है, अच्छा रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है p माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहली बात p क्या है, p ऑड है, p ऑड है और r है इवन। तो एक ऑड और एक इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, जैसे कोई भी ले लो, 2 ले लो -5, इसको 4 ले लो, 4 - 5, ये हमेशा देखो ऑड आएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा वो ऑड आएगा। ठीक है, तो ऑड का स्क्वायर क्या हो सकता है, जैसे ऑड क्या है, 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25, किसी कोई भी ऑड नंबर ले लो, 7 49। ठीक है, कोई भी ऑड नंबर, और क्या आएगा, 5 हो गया, 7 9, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, तो ये देखो ये हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ऑड का स्क्वायर, ओके, ये ऑड आ गया। दूसरा है q इंटू एस, क्यू और एस, तो क्यू क्या है, क्यू मेरा ऑड है, ठीक है, और एस है इवन, तो ये दोनों का अगर इंटू करेंगे, एक इवन एक ऑड, तो ये हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑड आएगा और ये इवन आएगा, ओवरऑल क्या होगा, एक ऑड एक इवन, हमेशा इवन। ठीक है, तो ये इवन, हाँ सही बात है। नेक्स्ट है q माइनस एस, q मेरा ऑड है और s मेरा इवन है, तो ये दोनों का डिफरेंस तो ऑड आ जाएगा। ठीक है, इंटू क्यू स्क्वायर और s, q क्या है ऑड, तो ऑड का स्क्वायर तो ऑड ही आएगा। s क्या है, s इवन है, ये इवन। ठीक है, कोई एक नंबर भी इवन आ गया, 3 नंबर का इंटू कर रहे हैं, 3 नंबर 5 नंबर 10 नंबर कितना भी नंबर इंटू करें, कम से कम एक इवन आ गया तो हमेशा इवन होगा। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है q प्लस आर का स्क्वायर, q मेरा ऑड है और r इवन है, प्लस कर रहे हैं एक ऑड एक इवन, ये भी क्या आएगा, ऑड आएगा, ऑड का स्क्वायर तो ऑड ही है, इंटू p प्लस एस, p है ऑड और s है इवन, ऑड प्लस इवन, ये क्या आ जाएगा, ऑड ही आ जाएगा। ठीक है, तो इधर ऑड है और इधर भी ऑड है, ऑड इंटू ऑड, ये क्या आएगा, ऑड, तो ये भी सही है।
ठीक है, किसी को दिक्कत हो सकता है ऑड इंटू ऑड में क्या है, देख लो एक बार अगर नहीं पता है। जैसे 5 इंटू 7, 7 5 35, कोई भी ऑड कर ले लो, 1 1 तो छोड़ ही दो। 3 इंटू 9, 9 3 27, और क्या बच गया 5 इंटू 9, 9 5 45, और क्या बच गया 7 इंटू 9, 9 7 63। सब में देखो क्या है ऑड, ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड आएगा, ठीक है। ऑड इंटू इवन हमेशा इवन आएगा, इवन इंटू इवन ये भी इवन आएगा। ओके, तो तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ m एंड n वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर। ठीक है, m और n नेचुरल नंबर है, उसका वैल्यू बताना है। चलो ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है m प्लस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m इंटू n। ठीक है, दो नंबर का सम जो है उसका प्रोडक्ट से बड़ा है एंड m इज ग्रेटर देन n। तो m कोई भी नंबर ले लो, जैसे 4 ले लेते हैं और इसको कुछ 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो और भी जैसे 3 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, और कुछ ले सकते हैं, और बहुत सारे ले सकते हैं, 5 इसको 2। अब देखते हैं इतना में सही। m और n का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। ओके, तो m प्लस n जो है, m प्लस n अगर पहला वाला लेंगे तो 7 आएगा। क्या ये ग्रेटर देन है m और n, m इंटू n 10 नहीं है। नेक्स्ट है 3 और 1 को लेंगे अगर तो ये 4 आएगा और इधर 3 आएगा और ये बड़ा है। 4 और 8 को लेंगे तो इधर 6 आएगा, इधर सॉरी 4 और 2 को तो इधर 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, एक ग्रेटर देन भी आ रहा है, एक प्लस ये भी आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो m और n का कोई यूनिक वैल्यू तो आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n आर 24। प्रोडक्ट जो है m और n, m n का प्रोडक्ट 24 है। तो m और n क्या हो सकता है, सबसे पहली बात नेचुरल नंबर है तो 1 से ही स्टार्ट होगा। तो 24 का फैक्टर क्या क्या है, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 नहीं 3 इंटू कितना हो गया 6 या 12 8। नेक्स्ट 4 इंटू 6। ठीक है, और कुछ हो सकता है, बस इतना ही होगा। तो यहाँ पे फिर से देखो m और n कुछ भी हो सकता है, सब में 1, m को 1 ले लो, तो अकेला इससे फिर हम लोग को नहीं पता कर पाएंगे। तो अकेला अकेला दोनों तो सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट आप दोनों को साथ में मिला दें। ठीक है, तो m और n यही सब में से कोई हो सकता है। अब दोनों को साथ में मिलाएं तो पहला स्टेटमेंट ये वाला है कि m को बड़ा लेना है, मतलब m जो है इस साइड वाला आएगा और n इस साइड वाला आएगा। अभी भी बहुत सारा कुछ है और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखते हैं इस सब में से कौन सेटिस्फाई करता है। तो पहला 24 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 24 इंटू 1। अच्छा, ये दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा 24 ही होगा, तो ये बड़ा है, हाँ ये सही है। फिर 2 इंटू 12, क्या ये बड़ा है 2 इंटू 12 से, नहीं। नेक्स्ट है क्या है 3 प्लस 8, क्या ये बड़ा है 3 इंटू 8, नहीं। फिर 4 प्लस 6, क्या ये बड़ा है 4 इंटू 6, नहीं। तो ये वाला नंबर केवल सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही सही है। तो यहाँ पे m जो है 24 आ जाएगा और n जो है 1 हो जाएगा, बस यही आ सकता है, मतलब हम लोग निकाल सकते हैं दोनों को मिला के। तो ऐसा स्टेटमेंट देख लो, बोथ स्टेटमेंट मिला के क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय आइदर, नहीं आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ। ठीक है, और अकेला अकेला नहीं कर सकते। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। टाइम हमको पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज इतना मेगाबाइट। ठीक है, टाइम पता करना है और साइज दे दिया। साइज से क्या मतलब है, उसका स्पीड अगर पता रहेगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं डाउनलोडिंग स्पीड। ठीक है, स्पीड अगर पता रहता, डाउनलोडिंग स्पीड जो है, तो हम लोग बता सकते हैं कि इतना GB का डेटा है, इतना स्पीड है, तो उतना टाइम लगेगा। तो इससे तो अकेला नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र रेट इज इतना किलो बाइट, यही है स्पीड। ठीक है, तो केवल स्पीड अगर पता रहे तो भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि टोटल कितना डाउनलोड करना यही नहीं पता होगा। तो ये दोनों को मिलाएंगे, अगर यहाँ कितना डाउनलोड करना वो है, यहाँ स्पीड पता है, दोनों को मिला के हम लोग निकाल सकते हैं। वही फिर से सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट आर द यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर x y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहली बार डिस्टिंक्ट होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट है x बाय y इज ऑड। x बाय y जो है वो ऑड है, तो ये ऑड कब आ सकता है, सबसे पहले इसको देख लो। अच्छा, अकेला हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, ये देखो सबसे पहले x बाय y ऑड है, तो यहाँ से x और y का निकाल सकते हैं क्या, नहीं, बहुत सारा ऐसा पॉसिबल हो जाएगा, तो नहीं निकाल पाएंगे।
क्या इससे निकाल सकते हैं? 12 जो है, 12 को 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा एक्स वाई। और एक्स बड़ा है छोटा है ये नहीं पता, तो यहाँ इधर से इधर भी ये वाला भी हो सकता है, तो बहुत सारा होगा। 12 नंबर ऐसा, मतलब 6 ऐसा पॉसिबल है, तो फिर से नहीं कर पाएंगे दोनों को अकेला अकेला। अब दोनों को साथ में मिला दें तो कर पाएंगे क्या, ये देखना है। ठीक है, मेन क्वेश्चन ये है, दोनों को साथ में मिलाएंगे तो ये तो आएगा ही, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4, यही सब में से कुछ हो सकता है एक्स वाई। तो अगर हम लोग इसको पहले देखें, ये ऑड आना चाहिए, तो 12/1 ऑड है क्या? नहीं। ये इसको देखेंगे 6/2 ऑड है क्या? हाँ है। ठीक है, नेक्स्ट ये ऑड है क्या? 3/4 लेंगे या 4/3, तो ये ऑड तो है नहीं। यहाँ उल्टा भी करेंगे तो 1/12, ये सब ऑड नहीं होते, ये ऑड है बस यही नंबर में, तो 2 और 6 हो जाएगा। तो दोनों को मिला के हम लोग निकाल सकते हैं, अकेला अकेला नहीं निकाल सकते हैं। फिर से वही है, कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर ऑफ द स्टेटमेंट। अकेला अकेला नहीं निकाल सकते हैं बट दोनों साथ में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, ए सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड। ठीक है, कुछ एक अमाउंट है, ठीक है, जिसपे से एक्स वाई और जेड को डिस्ट्रीब्यूट किए। हु रिसीव द लीस्ट अमाउंट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, देखो थीम रिपीट होता है ऐसे ही। कौन सबसे कम अमाउंट रिसीव किया एक्स वाई जेड में से, ये बताना है। अब स्टेटमेंट दिया हुआ एक्स रिसीव 4/5 ऑफ वाई, तो एक्स जो है एक्स इक्वल टू 4/5 ऑफ वाई एंड जेड टुगेदर। अच्छा ठीक है, 4/5 ऑफ वाई एंड जेड टुगेदर। तो इससे अकेला से तो कुछ नहीं बता पाएंगे कौन सा बड़ा है, एक्स और वाई में से, जेड में से कौन सा छोटा, ये भी नहीं बता पाएंगे, तो अकेला तो नहीं। वाई रिसीव्ड 2/7 ऑफ वाट एक्स एंड जेड टुगेदर। ठीक है, यहाँ से भी अकेला नहीं निकाल पाएंगे, तो अकेला तो कोई सफिशिएंट है नहीं। अब दोनों को साथ में मिलाएंगे तो क्या निकाल पाएंगे हम। अब दोनों को साथ में मिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, अब ये 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, ठीक है, बट हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, बट कौन बड़ा है कौन छोटा है ये निकालना है, तो वो हम लोग कोशिश कर सकते हैं निकालने का। ठीक है, कैसे क्या करोगे, कुछ नहीं, इक्वेशन बना लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, कैसे भी कर सकते हो, जैसे तुमको दिख रहा है वैसे कर दो। ठीक है, तो क्या करें, y को सब्स्टिट्यूट करना सबसे आसान दिख रहा है, तो x इक्वल टू 4/5, ठीक है, इंटू 2/7 एक्स प्लस 2/7 जेड, और पहले से जेड वहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। अभी तो 5 को उधर ले जाएंगे, 5x इक्वल टू, ठीक है, इसको अगर करेंगे तो 8x/7 प्लस 8z/7 और प्लस जेड, सॉरी 4z। ठीक है, यहाँ से x और z में रिलेशन आ जाएगा, कौन बड़ा है छोटा यही बताना है, बस हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है। तो ये x वाला को एक साथ ले जाओ, y z वाला को एक साथ, तो x वाला को इधर लाएंगे, इधर 5x माइनस 8x/7, तो यहाँ से सब कुछ 35 माइनस 8x डिवाइड बाई 7। ठीक है, और इधर कितना है, ये हो जाएगा 8z प्लस 7 28, तो इधर हो जाएगा 35 में से 8 गया अगर, तो 5 और 3 27 x, ठीक है, 27x/7, और इधर है मेरा 28 में से प्लस कर रहे हैं, तो 2 और 6 36। अब यहाँ से बताओ x बड़ा है y बड़ा है, कैसे पता करेंगे, देखो ये नंबर से। ठीक है, देखो x में से 27/7 को इंटू कर रहे हैं, और यहाँ पे ये तो इतना नहीं कर रहे, तो दोनों को एक साइड ले जाओ सबसे बड़े हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो इधर 37/7 था, ये अगर उधर गया, ठीक है, अगर ये भी 7 से 7 भी काट सकते हो, इतना ये भी आसान है, इतना भी देख सकते हो, उधर ले जाओ, कैसे भी करो, नहीं समझ में आ रहा उधर ले जाओ, पूरा उधर ले जाएंगे तो उधर 7 ऊपर चल जाएगा, 27 नीचे चल जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो x इक्वल टू 37/27 जेड। अब ये तो पता है कि ये 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो x में से 1 से कुछ बड़ा नंबर इंटू कर है जेड में, जेड को, तब ये x के बराबर हो रहा है। ठीक है, x को सॉरी जेड को 1 से बड़ा नंबर से इंटू कर है, तब वो x के बराबर हो रहा है, मतलब x बड़ा है जेड से। ठीक है, तो क्या यहाँ से केवल हम लोग बता पाएंगे, नहीं, y के जब तक नहीं पता रहेगा तब तक नहीं बता पाएंगे। तो y के लिए अब हम लोग इसको जो इक्वेशन में y को सब्स्टिट्यूट किए थे, यहाँ x को सब्स्टिट्यूट कर दो,
इसको इस पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, तो वहाँ क्या आ जाएगा, y अगर गया तो y और z में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। y और z में रिलेशन आ गया, यहाँ x और z में रिलेशन है, तो हम लोग ये दोनों से बता पाएंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये निकाल के दिखाए ताकि हम लोग बता पाएंगे x और y z में रिलेशन बस पता करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम लोग बता सकते हैं, दोनों को मिला के हम लोग बता सकते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से, इफ द एवरेज मार्क्स इन ए क्लास आर 60 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अगर एवरेज मार्क्स पता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है ये बताना है। एवरेज मार्क्स जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, देखो टोटल मार्क्स पता होना चाहिए, टोटल मार्क्स पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 60, ये दिया है, ठीक है, बस 60 दिया है, एन भी नहीं दिया है, टोटल मार्क्स भी नहीं दिया, तो ये दोनों पता करना पड़ेगा। अच्छा निकालना क्या है, एन निकालना है, तो ये टोटल मार्क्स पता होना चाहिए, तब हम लोग एन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे भी करके टोटल मार्क्स पता कर जाए। द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70 एंड द लोवेस्ट मार्क्स इज 50। इससे तो कुछ पता नहीं चलेगा, हाईएस्ट मार्क्स 70 है, लोवेस्ट 50 है, इससे कुछ भी नहीं पता चलेगा कि टोटल मार्क्स कितना है, अकेला तो नहीं कुछ है। एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। क्या बोल रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स को एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, तो एवरेज चेंज नहीं करेगा। मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स है और प्लस हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो एवरेज है ना, वो टोटल एवरेज के बराबर है। तो यहाँ से भी तो वही बोल रहा है, 50 और 70 को अगर हम लोग प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 60 ही आएगा। तो इससे भी कुछ नहीं पता चलेगा, ये दोनों स्टेटमेंट जो है एक ही जैसा है, ठीक है। तो दोनों में से कुछ हम लोग को नहीं मिल रहा है। टोटल मार्क्स हम लोग को कैसे भी करके नहीं पता चलेगा, और भी कुछ तो नहीं बोला है ना, कंसेक्यूटिव कुछ तो नहीं, एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला, एपीजीपी कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स बोल दिया है। इससे हम लोग इधर वाला नीचे वाला सबको कैसे पता करेंगे, नहीं पता कर पाएंगे। अगर एपी में दिया रहता तब हम लोग पता कर पाते, मतलब या तो बोलता कि डिफरेंस सेम है या कुछ ऐसा दिया रहता तो हम लोग पता कर पाते, तो यहाँ पे नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर व्हिच सम इज प्राइम। ओके, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर व्हिच सम इज प्राइम, ठीक है। व्हाट आर दोज 3 नंबर, वो 3 नंबर क्या होगा जिसका सम ही प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है। देयर सम इज लेस देन 23, चलो प्राइम नंबर लिख लेते हैं तभी कुछ कर पाएंगे। 2, 3, 5, तो ये दोनों का सम करें तो क्या होगा, 2, 3 and 5 8, 10, ये तो नहीं होगा, 7, 11, 13, ठीक है। नेक्स्ट कितना जाएगा, 17, 19, 23, इतना तक लिखते थे कि नीचे में सम 23 बोला, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं था, चलो फिर भी। वन ऑफ द नंबर इज 5, ठीक है। देयर सम इज 23, इससे हम लोग तीनों नंबर के बारे में बता पाएंगे क्या, ये देखना है। अगर सम 23 है तो देखो कौन सा नंबर ऐसा है जिसका सम 23 डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ओके। जैसे 5, 7 और 11 को हम लोग लेंगे, 11, 5, 7 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 11 23 हो जाएगा। तो ये तीनों को अगर लेंगे हम लोग तो अपना काम हो जाएगा। कोई और भी ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है क्या, ये देखना है। तो एक 13 को ले लेते हैं, 13 ले लिए, ठीक है। और इधर 5 को अगर लिए हम लोग, अच्छा 13, 7 को अगर लिए, 13 और 7 ये हो जाएगा 20 और प्लस 3 इससे भी हो जाएगा, तो 3 प्लस 7 ये होगा 10 और 13 इससे भी आ जाएगा, ठीक है। 5, 7, 11 इससे भी आ जाएगा, 2 हो गया ना। अच्छा लेस देन 23 बोला, सॉरी लेस देन 23 है, मैं गलत समझ गया, ओके ठीक है। तो ये नहीं होगा, लेस देन 23 बोला है तो इसको भी हटा दो, ठीक है, ओके। लेस देन 23, ये तीनों का सम तो 23 था, तो इससे तो छोटा ही होगा कोई 3। अच्छा तो ऐसा तो बहुत सारा आ जाएगा, 2, 3 and 5 लेंगे। अच्छा प्राइम नंबर भी तो होना चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट है, उसका सम भी प्राइम नंबर होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, हाँ अच्छा कौन किसको कर सकते हैं, 3 + 5 8 हो गया, 8 और 11 ये मेरा आ जाएगा 19, ये प्राइम नंबर है जो कि 23 से छोटा है, ठीक है। और कोई नंबर और कुछ ऐसा होगा, अगर 2 को ले हम लोग, 2 + 3 ये हो जाएगा 5, 5 प्लस और क्या करें, अगर 13 करें 14, 15, 16, 17, 18 ये नहीं होगा, 11 करें तो ये 16 ये भी नहीं होगा, 7 करें तो ये 12 ये भी नहीं होगा, 5 करें तो ये तो 10 होगा, नहीं होगा, तो 2, 3 से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है
कि 5, 3 और 5 लेंगे तो 1 11 ही पॉसिबल है, 3, 5 और 7 को लेंगे तो 8, 5, 15 ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक नंबर अगर 13 ले लें, 13, 3, 16, 17, 18, 13, 5, 18 और 2, 20, 21 नहीं होगा, केवल यही आ रहा है। ठीक है, एक नंबर केवल यही वाला आ रहा है, लेस देन 23 जो है केवल यही आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ द नंबर इज़ 5। अगर एक नंबर 5 है तो क्या हम लोग बता पाएंगे? एक नंबर अगर 5 है, एक नंबर 5 है, अब दूसरा नंबर जो है दो कोई और प्राइम नंबर को उठाएं। ठीक है, कोई भी 2 प्राइम नंबर को उठाएं, 8, 21। ठीक है, 2 कोई भी प्राइम नंबर को उठाएं, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ट्राई करना पड़ेगा और कुछ नहीं। 5 हो गया एक, और ये तो एक पॉसिबल है ही। ठीक है, और कोई पॉसिबल है क्या? अब 23 वाला अकेला इसी को देख लें। ठीक है, तो 5 + 7 12 हो गया, प्लस 7 और 12। अच्छा, ये जो 23 आया था वो मेरा 5, 7 + 11 से 23 आ गया था। ठीक है, एक नंबर 5 है तो ये 23 आ रहा है, ये भी इवन है, सॉरी प्राइम नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर, मतलब नहीं बता पाएंगे। एक नंबर अगर 5 है तो इससे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ और तो गलती तो नहीं कर रहे हम लोग? एक नंबर 5 है, कोई और तो पॉसिबल नहीं है, ये इस चीज़ का ध्यान देना है। अकेला 5 से नहीं कर पाएंगे, बस 23 वाला कुछ गलत ना समझ रहे हैं, देखते हैं एक बार और ट्राई कर लेते हैं बाकी। ठीक है, कभी कभी कुछ हो सकता है मिस हो जाए, उस टाइम समझ में नहीं आ रहा। व्हाट आर दोज 3 नंबर? ठीक है, देयर सम इज लेस देन 23। तो सम 23 से छोटा है एक नंबर, जब 23 नहीं लेना, 5 वाला को लेना है। एक नंबर 5 हो गया, दूसरा 3 8 हो गया, 8 और 11 ये तो ठीक है, दूसरा 2 7 हो गया, और 13 नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी तो इतना ही आ रहा है। ओके, इस पर 5 वाला से पॉसिबल तो नहीं है, ये पता चल गया, और 23 वाला से एक ही वो आ रहा है अभी। अगर कुछ मिस कर रहे होंगे तो बता सकते हो तुम लोग भी। ठीक है, और तो कुछ हमको दिख नहीं रहा। ठीक है, तो पहला वाला से ही निकाल सकते हैं, दूसरा वाला तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा वाला लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ गलती होगा तो कमेंट बता देंगे हम। ओके, अभी तो हमको इतना ही मिल रहा है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। ये वाला ज़्यादा सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन है, इज x + y इज इंटीजर? x + y इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए दोनों इंटीजर होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों में से कोई दूसरा चीज़ भी हो सकता है, मतलब दोनों, लेकिन फ्रैक्शन होगा तभी इंटीजर बन सकता है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो पहला स्टेटमेंट है 2x + y इज इंटीजर। ठीक है, अगर 2x + y इंटीजर हो गया तो x + y इंटीजर होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दोनों सेम टाइप का है, ये दोनों को अगर मिला दें, ठीक है, 2x + y जो है ये इंटीजर है, और x + 2y भी इंटीजर है, तो इसका अगर हम लोग सम कर दें तो 3x + 3y भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो x + y ओके, ये इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे? देखो, ये इंटीजर है, कुछ भी एक कोई एग्जांपल ले लो सिंपल। x को हम लोग कुछ ले लेते हैं, जैसे 2 है ना, तो 1/4 ले लेते हैं। ठीक है, और प्लस 1/2 ले लेते हैं, ऐसा ले लिया अगर, या ठीक है ऐसा ले लेते हैं अगर, तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये वाला तो इंटीजर है, बट इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। हाँ, तो ये 1/4 + 2 × 1/2 ये तो इंटीजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 2x + y इंटीजर है, इसी को ले सकते हैं। ओके, ठीक है, और ऐसा कुछ एक एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। 1/4
2, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं, और 2 इंटू 3/4 अगर लिए, ठीक है, ये 3/4 और इधर 1/4 अगर लिए, 2 इंटू तो 2 ये कट जाएगा इधर। ओके, तो इस पे वैसे यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको निकाल सकते हैं। जैसे ये दोनों को अगर सम करें, 3x + 3y बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, बट x + y ये बिलोंग्स टू इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये इधर 3 था ना, इधर तो 3 उधर जाएगा अगर, तो x + y जो है जो भी कुछ इंटीजर होगा डिवाइड बाई 3, तो इंटीजर डिवाइड बाई 3 जो है, अगर ये इंटीजर होने के लिए जो भी इंटीजर आएगा ना वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी x + y डिविजिबल बाई 3 होगा। तो इधर से तो हम लोग निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लेके इसको डिस्प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मतलब अभी नहीं मिल रहा है एग्जाम्पल, लेकिन आंसर तक हम लोग जरूर पहुँच सकते हैं ऐसे ही करके, ठीक है, कॉन्सेप्ट छोड़ देते। तो दोनों स्टेटमेंट मिला भी दें तो भी हम लोग का सफिशिएंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वैसा ही है, ए पर्सन बाय 3 आर्टिकल PQR फॉर 50 रुपीज़, P + Q + R जो है वो 50 है। द प्राइस ऑफ आर्टिकल Q इज़ 16, अच्छा Q का 16 दे दिया है, तो P + R जो है 16 माइनस करेंगे तो 34, ठीक है, एंड विच इज द लिस्ट, 16 जो है वही सबसे छोटा है, इस चीज़ का ध्यान देना है, 16 सबसे छोटा है, तो P और R मिला के 34 होगा, और 16 सबसे छोटा है, तो 16 से सब P और Q छोटा नहीं होना चाहिए, 16 तो भी 32 होता है, ठीक है, तो ये सबसे छोटा है। तो क्या क्या हो सकता है, P एंड Q का वैल्यू, P का 16 या 16 से अधिक अगर लेंगे हम लोग तो 16 + 18 ऐसा हो सकता है, और क्या हो सकता है 17 और 17, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, तो प्राइस ऑफ आर्टिकल Q इज 16 विच इज द लिस्ट, 16 सबसे छोटा है। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला कंसिडर करें कि नहीं, इस पे डाउट आएगा लोगों को, ठीक है, इस पे तो डाउट नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये सबसे छोटा है, तो यही सबसे छोटा है, ये नहीं बोला हुआ है। ओके, ये सबसे छोटा है, 16 सबसे छोटा है, दूसरे लोग का भी तो 16 हो सकता है, ऐसा बोलते हैं ना कि इसका सबसे कम मार्क्स आया है, तो सबसे कम मार्क्स में और भी तो लोग हो सकता है, केवल इसी का सबसे कम मार्क्स आया है ऐसा तो नहीं बोला हुआ है ना, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसीलिए ओके। अच्छा, क्वेश्चन तो देखिए ना, दो ऐसा हो सकता है। अब स्टेटमेंट 1 को देखते हैं, तो कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R। ओके, यहाँ दिया हुआ कि P जो है लेस देन R है, ठीक है, तो P ये वाला को मान लेते हैं, R ये वाला को मान लेते हैं, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो अकेला नहीं सफिशिएंट है। द कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन दैट ऑफ P, नॉट मोर देन कॉस्ट ऑफ R जो है नॉट मोर देन P, तो इसका क्या मतलब होता है, नॉट मोर देन मतलब लेस देन इक्वल टू P, ठीक है, R जो है लेस देन इक्वल टू P हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग R जो है ये वाला को मान लेंगे, P ये वाला को मान लेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी सफिशिएंट नहीं है। ओके, मतलब ये भी अकेला सफिशिएंट नहीं है। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या सफिशिएंट हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है P इज लेस देन R, और दूसरा है P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, ठीक है, P जो है लेस देन इज नॉट मोर देन R, नॉट मोर देन, P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R, जब नॉट मोर देन बोला हुआ है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये इक्वल टू नहीं लगाएं तो फिर गलत हो जाएगा। तो नॉट मोर देन बोला हुआ, ज़्यादा नहीं है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को अगर हम लोग मिला दें तो यहाँ से क्या होगा, P इक्वल टू R यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। क्यों, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि P लेस देन इक्वल टू R है और P ग्रेटर देन इक्वल टू R भी है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि P जो है इक्वल टू R है, तो ये ऐसा स्टेटमेंट कौन सा होगा, ये वाला, तब हम लोग आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, दोनों को मिलाने के बाद बोथ स्टेटमेंट को आंसर कर सकते हैं, अकेला अकेला नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। PQRS अपीयर इन ए टेस्ट, 4 लोग हैं, ठीक है, PQRS एक टेस्ट में अपीयर करें, हैज P स्कोर मोर देन
मोर मार्क्स देन क्यू, ये क्वेश्चन है कि जो P है मोर मार्क्स देन क्यू, ऐसा क्वेश्चन है। तो आंसर जो है येस भी आ सकता है, नो भी आ सकता है। ठीक है, तो हमको P और Q में रिलेशन फाइंड करना है, कैसा भी रिलेशन पता चल जाए तो काफ़ी है, क्योंकि या तो मोर देन हो सकता है, या तो लेस देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बस मिलना चाहिए येस और नो में से। ठीक है, तो कैसा भी हो सकता है। अब देखते हैं स्टेटमेंट को, देखते हैं क्या बोला कि सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड Q का सम ऑफ द मार्क्स इक्वल टू सम ऑफ द मार्क्स ऑफ R एंड S। इससे तो कुछ पता नहीं चलेगा P और Q में। ठीक है, क्योंकि अगर P और Q में रिलेशन पता करना होगा तो P एंड Q इधर, ये R एस इधर, कोई मतलब नहीं, कैसे भी कर लो नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S इज मोर देन सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय Q एंड R। ठीक है, यहाँ भी हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि S क्या है, R क्या है, ये दोनों में रिलेशन नहीं पता हम लोग, तो इससे भी नहीं निकल पाएंगे हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये दोनों मिला दें तो क्या कुछ हम लोग का निकल सकता है। ठीक है, दोनों अगर मिला दें P और Q में कोई रिलेशन आ सकता है क्या, ये देखना हमको। तो इस पर हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन है, दोनों को इक्वेशन से हम लोग को P और Q में रिलेशन चाहिए, तो R और S को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, R और S को एलिमिनेट करना पड़ेगा। दूसरा कुछ मार्क्स तो ऐसा कुछ दिया है नहीं, एक तरीका है कि ऐसे डायरेक्ट एलिमिनेट करो, दूसरा है कि ऑप्शन फाइंड कर लो, कुछ ऐसा मिल रहा है क्या कि 3-4 इस तरह से देखिए ऐसा हो जा रहा है कुछ। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें कोई भी एक इक्वेशन कुछ भी ले लो, अगर सबसे पहले कोशिश करते हैं कि R और S को एलिमिनेट करने में, उससे अगर निकल पाएगा क्या। ठीक है, तो R यहाँ है और S इधर है। ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे अगर, तो P माइनस Q इज ग्रेटर देन R माइनस एस। P माइनस Q इज ग्रेटर देन R माइनस एस। तो यहाँ तो ये इक्वल है और यहाँ अच्छा माइनस में भी है ना, ऐसा तो कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग को एग्जाम्पल लेके ही हटाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ और तरीके से। P इक्वल टू R प्लस एस माइनस क्यू, एक रिलेशन यहाँ से आया। ठीक है, और अगर P इक्वल टू R प्लस एस माइनस क्यू है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P प्लस एस जो है, ये दूसरा रिलेशन इससे, P प्लस एस ग्रेटर देन Q प्लस R। ठीक है, Q प्लस R, इस चीज़ का ध्यान दो, P प्लस एस ग्रेटर देन Q प्लस R। और एक रिलेशन हम लोग यहाँ से ये किए हैं कि P इक्वल टू R प्लस एस माइनस क्यू। तो यहाँ से कुछ भी हम लोग S और किसी चीज़ में रिलेशन निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, निकाल डायरेक्ट तो नहीं सकते हैं, बट यहाँ हम लोग P को सब्स्टिट्यूट कर दें तो कुछ होगा क्या, देखते हैं। P इक्वल टू R प्लस एस ग्रेटर, अच्छा माइनस भी है, माइनस क्यू इज ग्रेटर देन Q प्लस R, ऐसा है। ठीक है, तो ये R और R तो कट जाएगा और इधर आ जाएगा 2S और Q को उधर ले जाएंगे तो 2Q। तो इसका मतलब है S इज ग्रेटर देन Q, एक रिलेशन तो यहाँ से आ जाएगा, S और Q में रिलेशन आ रहा है, हमको चाहिए था किसमें, P और Q में। ठीक है, तो P और Q में चाहिए और अच्छा R में तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं बता पाएंगे, डेटा इनसफिशिएंट है। ठीक है, दोनों को अगर मिला भी लें तो भी हम लोग का नहीं पहुंच पा रहे, P और Q तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट सफिशिएंट, डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा इस बार दिया हुआ 24 में। ठीक है, कैन नॉट बी आंसर्ड। ओके, ठीक है, और भी कर ही लेते हैं इसको। ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट, एज ऑफ ईच ऑफ P एंड Q इज लेस देन 100 ईयर बट मोर देन 10 ईयर। देखो P एंड Q दोनों का बोला हुआ है कि लेस देन 100 ईयर है और ग्रेटर देन 10 ईयर है। ठीक है, क्या बोला है कि एज ऑफ ईच ऑफ P एंड Q इज लेस देन 100 ईयर बट मोर देन 10 ईयर। ओके, यहाँ से ये चीज़ हम लोग पता चल गया। नेक्स्ट, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द एज ऑफ P,
एंड द नंबर रिप्रेजेंट द एज ऑफ क्यू। अच्छा, डिजिट को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो जैसे कुछ नंबर है 23, ठीक है, अगर पी का एज 23 है और डिजिट को इंटरचेंज कर ले मतलब इसका 32 हो जाएगा, ठीक है, इतना है बस। ये 100 से छोटा होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एज। ओके, ये हम लोग पिछली बार जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन किए हुए हैं वहाँ पे हम लोग इसको बनाए हुए हैं इस तरह का चीज़। जैसे कोई भी नंबर x है, मतलब दो नंबर है, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, इसको इंटरचेंज किए तो 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब ये दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे हम लोग तो 9x माइनस वाई आता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस हम लोग को पता करना है। तो डिफरेंस के लिए जो डिजिट का डिफरेंस अगर पता चल जाएगा कोई एक का, तो हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। तो वही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहला था एज ऑफ पी इज़ ग्रेटर देन एज ऑफ क्यू। पी का एज ग्रेटर देन क्यू है, इससे तो कुछ पता नहीं चलेगा, बहुत सारा ऐसा नंबर हो जाएगा, अकेला सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द सम ऑफ देयर एज इज सम ऑफ देयर एज। अच्छा, सम ऑफ देयर एज, अच्छा ये हम लोग डिफरेंस लिए थे और इसी चीज़ का सम करेंगे ना तो ये कितना जाएगा 11x प्लस वाई। देखो इस दोनों को सम करके, ठीक है, 11 कौन आ जाएगा x प्लस वाई। तो ये दिया हुआ है इतना, सम ऑफ देयर एज इज इतना टाइम देयर डिफरेंस, यहाँ से निकल सकता है। ओके, क्या दिया हुआ है, इतना टाइम देयर डिफरेंस। तो सम ऑफ एज इतना है, सम ऑफ देयर एज जो है वो इतना टाइम देयर डिफरेंस, तो ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 11 कट जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, 6x प्लस 6y इक्वल टू 9। अच्छा, 3 से पहले भी काट सकते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, x माइनस 9y, ठीक है। वैसे काट ही लो पहले ही, थोड़ा कैलकुलेशन फालतू का लंबा करें। क्या करना चाह रहे हैं, 6 और इसको ये 3 और इसको 2 में कट जाएगा, तो इधर 2x प्लस 2y इक्वल टू 3x माइनस 3y, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए क्या, क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर एज, एज का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। ओके, सम ऑफ देयर एज इतना टाइम देयर डिफरेंस, ठीक है। तो इसको एक्स वाई को इधर उधर ले जाएंगे, अगर तो 2x को उधर ले जाएं तो इधर x आ जाएगा, 3y को इधर ले आएंगे तो 5y आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 5y। ओके, तो ऐसा कौन सा पॉसिबल होगा, x और y में एक 1 होगा, दूसरा 5 हो सकता है, ठीक है, तभी आ सकता है, और कुछ नहीं। x जो y है वो 5 आ जाएगा और x जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये दोनों नंबर में से क्या हो सकता है, अच्छा x हम लोग किसको लिए थे, इस चीज़ का ध्यान देना है। ये x पहला वाला नंबर को लिए थे और y जो है दूसरा नंबर को, दूसरा जो है वो 1 है, मतलब 51 जो है डिजिट है, ठीक है, 51 डिजिट है। यही हो सकता है क्योंकि ये हम लोग डिफरेंस और सम ऐसे लिए ना, डिफरेंस पहला नंबर लिए हैं, इसको डिफरेंस किए तब ऐसा लिए हैं, तो 51 एक ही नंबर ऐसा पॉसिबल होगा और कुछ नहीं होगा। तो हम लोग केवल इसी से हम लोग को फाइंड कर लिए, स्टेटमेंट 1 को यूज़ करना जरूरी नहीं है। तो ऐसा कौन सा है, कैन बी आंसर बाय यूजिंग वन स्टेटमेंट एलोन एंड कैन नॉट बी आंसर यूजिंग अदर स्टेटमेंट एलोन। सही बात, पहला स्टेटमेंट से हम लोग को नहीं निकल पाए, दूसरा स्टेटमेंट से निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट है और शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन है प्रदीप बिकम आइदर ए डायरेक्टर और ए प्रोड्यूसर। अच्छा, मेन स्टेटमेंट है, मेन स्टेटमेंट और बहुत सारे स्टेटमेंट दिया, कुछ अच्छा अलग क्वेश्चन देखते हैं। A main statement is followed by 4 statements labeled P, Q, R, S. Choose the order pair of the statement where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement. ठीक है, ऐसा बोल रहा है कि ऑर्डर पेयर दो, देखो 4 स्टेटमेंट है, चारों में से कोई एक पेयर निकालना है, जैसे P, Q, QR, ऐसा 2 स्टेटमेंट होगा, ठीक है, जिसपे से ऑर्डर पेयर होगा, P Q हो सकता है या Q P हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा आंसर दिया जैसे S P, S और P जो है ये दोनों सही होना चाहिए और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए मेन स्टेटमेंट से। इस चीज़ का मेन ध्यान देना है
कि प्रदीप बिकम आइदर ए डायरेक्टर और ए प्रोड्यूसर। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रदीप जो है वो डायरेक्टर है या तो प्रोड्यूसर है, यही दोनों में से कुछ हो सकता है, पी। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन वाइज जाएंगे। एस एंड पी। प्रदीप इज ए डायरेक्टर, ठीक है। और पहले एस है, प्रदीप इज नॉट ए प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रदीप जो है प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है, सही बात है। प्रदीप इज ए डायरेक्टर, तो ये दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो प्रदीप डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर नहीं है। ये पहला मेन स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट है तो सही है, लेकिन यहाँ ओनली लिख दिया तो और भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आर क्यू, ओके, आर एंड क्यू। प्रदीप इज नॉट ए डायरेक्टर, प्रदीप इज प्रोड्यूसर, ओके, ये भी मजाक ही कर दिया। यहाँ बोला कि डायरेक्टर नहीं है पर प्रोड्यूसर है, तो ये भी हो सकता है, तो ये भी सही है। यहाँ भी ओनली है, मतलब ये दोनों होगा। तो दोनों वाला स्टेटमेंट कौन सा है? सी वाला, बोथ एस पी एंड आर क्यू, दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा, इतना ही है, बहुत सारे क्वेश्चन था, ठीक है। लगभग हम लोग 53 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं स्टेटमेंट बेस पे, ओके। अगर कुछ भी अभी भी दिक्कत होगा तो कमेंट करना, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, ओके। और अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करना। तो नेक्स्ट हम लोग इस टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस करेंगे, वो हम लोग इस साल का लास्ट होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आगे।